नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंट्रोडक्शन टू सी वीडियो लेसन्स के दूसरे पार्ट में। और पहले पार्ट में हमने देखा कि सी का एक बेसिक प्रोग्राम किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होता है, उसमें क्या क्या पार्ट होते हैं। उसके अलावा हमने ये देखा कि टोकन्स क्या होते हैं और टोकन्स के वेरियस टाइप्स को हमने स्टडी किया। आइडेंटिफायर, कीवर्ड्स, लिटरल्स, ऑपरेटर्स, है ना, पंक्चुएटर्स, डिफरेंट टाइप के हम टोकन्स को पढ़ रहे थे। उसके बाद हमने देखा डेटा टाइप्स को। डेटा टाइप्स में हमने कोर डेटा टाइप्स या बुल्ट इन डेटा टाइप्स को देखा, इंट, कैर, फ्लोट, डबल। ठीक, उसके बाद हमने एक एडिशनल डेटा टाइप बूल टाइप को देखा, जो कि एक दूसरे हेडर फाइल को इंक्लूड करने के बाद ही काम में आता है या फिर यूज हो सकता है, स्टैंडर्ड std_bool.h। ओके, अब आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा और थ्योरी को देखेंगे। उसके बाद हम जितने भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं उसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे। ठीक है, तो आज हम चलते हैं डिराइव्ड डेटा टाइप्स के पास। देखिए, डिराइव्ड डेटा टाइप्स वो डेटा टाइप होते हैं जो बिल्ट इन डेटा टाइप्स को यूज करके बनाए जाते हैं। समझ रहे हो आप बात? तो एरे जो है एक तरीके का क्या है, ये बिल्ट इन डेटा टाइप नहीं है, कैसा है, डिराइव्ड डेटा टाइप। ये कैसे बनता है? ये बनता है, देखो आप यहाँ क्या लिख रहे हैं हम, INT क्या है, कोर डेटा टाइप का बिल्ट इन डेटा टाइप है, इसकी मदद से ही बनता है ना। इस कारण चूंकि ये कोड या बिल्ट इन डेटा टाइप से डिराइव्ड किए जाते हैं, उसका यूज करके बनाए जाते हैं, इस कारण इन्हें डिराइव्ड डेटा टाइप्स कहते हैं। ये बेसिक डेटा टाइप्स नहीं होते। तो एरे का मतलब क्या होता है? देखो, पहले हमने क्या किया था, पहले के एग्जांपल में जैसे अगर हमने एक वेरिएबल बनाया INT x = 5, लेट से इनिशियलाइज डिक्लेरेशन एक साथ हो गए, तो मैंने क्या बोला था, इसका मीनिंग क्या है कि मेमोरी में कहीं पर, ये आपका मान लो पूरा मेमोरी है, तो कहीं पर एक लोकेशन स्टेब्लिश हुआ और वहां पर कितने बाइट का है, INT है ना, तो 2 या 4 बाइट हो सकता है मशीन के अनुसार, है ना। तो 2 या 4 बाइट का एक लोकेशन हमने ऑक्युपाई कर लिया, यानी कि हमारा कंपाइलर ऑक्युपाई कर लेगा, लिंकर, लोडर, है ना, सबने, और वहां पर ये 5 को स्टोर कर देगा। ठीक है, और इस लोकेशन का कुछ एड्रेस होगा, उसको क्या करेगा, इस x नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देगा, यानी कि x अब इस लोकेशन को क्या कर रहा है, डायरेक्ट कर रहा है या पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो अब अगर मान लो हमें 10 इंटीजर से, तो एक इंटीजर हमें स्टोर करना था तो हमने x बना लिया। अब मान लो हमें 10 इंटीजर ऐसे स्टोर करने हैं। मान लो एक क्लास में 10 स्टूडेंट हैं और 10 का मार्क्स, हमें किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का 10 का मार्क्स या 10 का एज नॉर्मली समझ लो हमें स्टोर करना है, तो 10 इंटीजर हो जाएंगे या 10 फ्लोट हो जाएंगे। तो उसको हम एक साथ कैसे, हमें या तो फिर 10 बार लिखना पड़ेगा, INT x1, INT x2, या INT student1, INT student2, ऐसे 10 बार बनाओ और फिर 10 का वेरिएबल स्टोर करो, है ना। तो इसका एक दूसरा तरीका है, ये तो बहुत लेंथी हो जाएगा, बहुत बार हमें टाइप करना पड़ेगा, तो इसका एक दूसरा तरीका है एरे। एरे क्या होता है? एरे होते हैं कंटिन्यूअस, मतलब एक के बाद एक मेमोरी लोकेशंस होते हैं, कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस होते हैं, जिनमें एक से ज्यादा एक टाइप के डेटा टाइप स्टोर किए जा सकते हैं। ठीक है, और ये एक ही नाम से क्या होते हैं, पॉइंट होते हैं, एक ही नाम से। देखो, जैसे एरेज आर यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन सिंगल वेरिएबल। आप मल्टीपल वैल्यू को क्या कर सकते हो, एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ डिक्लेयरिंग सेपरेट वेरिएबल्स फॉर ईच वैल्यू। समझ गए आप? जो भी मैंने समझाया वही बात लिखा हुआ है। टू क्रिएट एन इंटीजर, डिफाइन द डेटा टाइप। पहले आपको डेटा टाइप बताना पड़ेगा, किस डेटा टाइप का वैल्यू आप स्टोर करने जा रहे हो, और उसके बाद उस डेटा जो एरे आप बना रहे हो उसका नाम, जैसे आइडेंटिफायर, है ना। उसके बाद आपको इसके बाद एक ये स्क्वायर ब्रैकेट ऐसे लगाना पड़ेगा। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये डिनोट करता है किसको, एरे को। ठीक है, देखो आप यहाँ पे इस एग्जांपल में देखिए, INT ये हमने माई नंबर्स हमारे एरे का नाम है, और उसके बाद माई एरे जो नाम लिखा हमने उसके बाद ब्रैकेट लगाना पड़ता है, तो अब ये एरे बन गया। अभी नॉर्मल वेरिएबल नहीं रहा, और इसमें हमने एक साथ 4 वैल्यूज को स्टोर कर दिया। देखो, देख रहे हो आप? तो ये वाला स्टेटमेंट क्या करेगा एक्चुअली में, मान लो ये आपका मेमोरी लोकेशन है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक साथ 4, यानी कि मान लो इस मशीन में 2 बाइट एक इंटीजर के लिए हो रहा था, तो ये क्या करेगा, 4 हमने इंटीजर स्टोर कर रहे हैं ना, तो 8 बाइट, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 8 बाइट, ऐसे 4 लोकेशंस एकदम एक साथ, एक के बाद एक, कंटिन्यूअस में समझ रहे हो, एकदम एक के बाद एक, दूर दूर नहीं, कहीं की 2 बाइट इधर 2 बाइट इधर, ऐसा नहीं, एक साथ 8 बाइट को ये ऑक्युपाई कर लेगा और उसमें सेक्शनिंग कर देगा 2 बाइट का। और ये 25 कहाँ आ जाएगा, पहले लोकेशन पे, 50 कहाँ स्टोर हो जाएगा, दूसरे लोकेशन पे, 75 तीसरे लोकेशन पे, और 100 चौथे लोकेशन पे स्टोर हो गया। और इसका नाम खाली क्या रहेगा, एक ही नाम रहेगा, इसका नाम रहेगा माई नंबर्स, जो भी आपने नाम दिया है। ठीक है, तो माई नंबर्स पॉइंट कर रहा है अब इन चारों नंबर को। अब यहाँ क्वेश्चन आएगा कि अब मान लो मुझे केवल ये 50 चाहिए, तो मैं कैसे इसको एक्सेस करूंगा, है ना, या मान लो मुझे तीसरा लोकेशन चाहिए तो कैसे एक्सेस करूंगा। तो एरे में क्या होता है, और एरे में चलता है इंडेक्सिंग। क्या होता है,
इंडेक्सिंग। एरे में जितने एलिमेंट स्टोर होते हैं उन हर एलिमेंट्स का एक क्या होता है, इंडेक्स। हम नहीं, एक्चुअली सी में इंडेक्स क्या होता है, फिक्स कर दिया गया है। जैसे हर एरे का जो पहला लोकेशन होता है उसको हमने इंडेक्स दे दिया है 0, दूसरे लोकेशन को 1, तीसरे को 2, चौथे को 4, यानी कि जितने एलिमेंट होंगे उस तरीके से इंडेक्स बढ़ता जाएगा, बट जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसका इंडेक्स हमेशा 0 से ही शुरू होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको ध्यान रखनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो अगर आप 5, जैसे इसमें 4 वैल्यू स्टोर कर रहे हो तो इंडेक्स, सॉरी 4 लिखा मैंने, ये 3 होना चाहिए ना, 3। तो 4 एलिमेंट आपने इसमें क्रिएट किया, इसको हम क्या कहेंगे, एलिमेंट। इस एरे के ये चारों एलिमेंट है, तो 4 एलिमेंट अगर आपने इस एरे में डाले हैं तो इसका जो इंडेक्स होगा वो मैक्सिमम 3 तक जाएगा, यानी कि n एलिमेंट डाला आपने तो n-1 तक इसका लास्ट इंडेक्स होगा, और इनिशियल इंडेक्स हमेशा क्या होगा, 0। अब आपको मान लो ये 75 चाहिए, तो 75 कौन से लोकेशन पे है, 3rd पे। तो आप कैसे लिखोगे, देखो माई नंबर्स, ये आपका क्या हो गया, एरे, और आप ऐसे लिखोगे इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 75 का इंडेक्स क्या होगा, 0, 1, 2। 3rd एलिमेंट है ना, तो 3rd मतलब 3 से 1 कम करो, 2 इसका इंडेक्स आएगा, 2। ये किसको डिनोट कर रहा है, अब 75 को। देखो यहाँ एग्जांपल, टू एक्सेस एरे एलिमेंट रेफर टू दिस इंडेक्स नंबर, एरे इंडेक्स स्टार्ट विद 0, ठीक है। तो ये जो ब्रैकेट में 0 लिखा है इज द फर्स्ट एलिमेंट, 1 इज सेकंड एंड लाइक दैट, ओके। द स्टेटमेंट एक्सेस द वैल्यू दिस एसेट, जो ये वाला हम इसमें देखने वाले हैं, ये वाला वो कैसे एक्सेस होगा, 0 अगर हम लिखेंगे तो पहला एलिमेंट एक्सेस होगा। देखो यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, ये आपका एरे था, वही वाला जो हमने ऊपर क्रिएट किया। और आप अगर ऐसे लिखोगे प्रिंट, ये डी हमने लिखा है क्योंकि इंटीजर वैल्यू प्रिंट करने जा रहे हैं, माई नंबर और ये इंडेक्स 0, तो क्या करेगा, ये फर्स्ट वाले लोकेशन को प्रिंट करेगा, ठीक है। हम इसको अभी प्रैक्टिकली भी देखेंगे, क्लियर है यहाँ तक बात। तो एरे क्या होता है, यहाँ भी हमने 4 वैल्यू लिया है, या 5, 10 कितने भी वैल्यू ले सकते हो। दूसरी बात, यहाँ पर हमने एरे को डिक्लेयर और इनिशियलाइज एक साथ कर दिया है। आप डिक्लेयर अलग भी कर सकते हैं, जैसे मान लो एक मैंने एरे बनाया INT एजेस, मान लो इसमें मुझे एजेस रखने हैं कितने, 15 बच्चों के एजेस स्टोर करने, तो मैं ऐसे ही लिख दूंगा और ये सेमीकोलन। तो ये क्या हो गया, ये डिक्लेयर हो गया, इसमें भी वैल्यू स्टोर नहीं हुआ, खाली क्या हो गया, ये डिक्लेयर हो गया। तो इसमें रैंडम कुछ गार्बेज वैल्यू स्टोर हो गई होगी हर जगह, ठीक है। इनिशियलाइज नहीं किया, आप देख रहे हो ना, ये केवल डिक्लेरेशन है। यहाँ पर इनिशियलाइजेशन भी हो गया था एक साथ, लेकिन ये केवल डिक्लेरेशन है। अब हम इसको इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं, कैसे, ऐसे करेंगे, एज 0 लोकेशन पे हमने डाल दिया 50, एज 1 लोकेशन पे हमने डाल दिया सेमीकोलन 25। इस तरीके से आप 1, 2 करके आप वैल्यूज डाल सकते हो। तो इनके हर लोकेशन पे 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, कहाँ तक 15 है तो कहाँ तक जाएगा इंडेक्स, 14 तक। लास्ट इंडेक्स इसका क्या होगा, 14। वहाँ पर आप कुछ वैल्यू डाल दिया आपने, वो स्टोर हो जाएगा। यानी कि इनिशियलाइजेशन हम ऐसे करेंगे। तो जनरली इनिशियलाइजेशन के लिए हम लूप का यूज करते हैं, या फिर इस तरीके से इनिशियलाइज कर देते हैं। आप ध्यान रखिए, इनिशियलाइज करने के लिए यानी कि डिक्लेरेशन के साथ इनिशियलाइज करने के लिए आपको कर्ली ब्रेसेस का प्रयोग करना होता है। देख रहे हो ना आप, कर्ली ब्रेसेस के बीच में कॉमा लगा लगा के रखते हैं। आप जितने वैल्यू दोगे उतने वैल्यूज इसमें स्टोर हो जाएंगे। अब आप एक चीज ध्यान दो, यहाँ पे जो मैंने डिक्लेयर किया है तो यहाँ पर साइज बताया है 15, लेकिन यहाँ पर जो डिक्लेरेशन हो रहा था इसमें मैंने साइज नहीं बताया है, इसमें साइज नहीं बताया गया है, ठीक है। आप देख पा रहे हो। तो क्या होगा, जब आप डिक्लेरेशन के साथ इनिशियलाइजेशन भी कर रहे हो तो आपको साइज बताने की जरूरत नहीं होती। शुरू में आप जितने एलिमेंट यहां लिखोगे उतने ही साइज ऑटोमेटिक ये ले लेगा, क्लियर है। लेकिन अगर आप बाद में इनिशियलाइज करने वाले हो तो आपको पहले साइज बताना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं लिख सकते, जैसे INT एजेस और ऐसे बस खाली ब्रैकेट छोड़ के डिक्लेरेशन कर दिया, ऐसे नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि सी को पता होना चाहिए आप कितने साइज का एरे बना रहे हो, ठीक है। बिना साइज बताए आप एरे डिक्लेयर नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, इसके अलावा एक बात और ध्यान देना कि जैसे मान लो इसमें 4 एलिमेंट हैं और मैंने ऐसा लिखा माई नंबर्स 4, 4th इंडेक्स में एक्सेस करना चाह रहा हूं। आप बताओ क्या इसमें 4 इंडेक्स पॉसिबल है। देखो इंडेक्स क्या हुआ, 0, 1, 2, 3, 4th इंडेक्स पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन मैंने लिख दिया। तो अगर आप ऐसी करने की कोशिश करोगे, किसी एरे के उस इंडेक्स को एक्सेस करने की कोशिश करोगे जो है ही नहीं, तो ये कंपाइल टाइम एरर देगा आपको। ये क्या आएगा, एरर। तो कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको बहुत ध्यान देना होता है कि एरे कितने साइज का है, उसका इंडेक्स कहां तक जाएगा, और जो हम एक्सेस करने वाले हैं प्रोग्राम में वो इंडेक्स कहां जा रहा है। अगर ये मैक्सिमम इंडेक्स को
पार कर रहा है तो क्या होगा, ये एरर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये एरर देने लगेगा। क्लियर है? ओवरफ्लो एरर, ओवरफ्लो है ना, डेटा नॉट फाउंड, ओवरफ्लो हो रहा है ना, आप ओवरफ्लोइंग डेटा को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो। क्लियर है? अब मान लो आपको किसी एरे का क्या करना है, आपको किसी एरे का कोई एलिमेंट चेंज करना है। मान लो एक एरे था, जो इसके पहले हमने एरे देखा था, ये वाला है ना। अब मान लो इसके जो है फर्स्ट लोकेशन को 25 की जगह मुझे चेंज करके 33 करना है, तो कैसे करेंगे? देखो ऐसे, माई नंबर्स, जीरो वाले इंडेक्स को लिखा हमने, उसको इक्वल टू कर दिया 30, असाइनमेंट ऑपरेटर असाइन कर दिया, यानी कि इस एरे के जीरो वाले पोजीशन या जीरो इंडेक्स पर हमने कुछ वैल्यू, नई वैल्यू असाइन कर दी, तो ये चेंज हो गया होगा। अब प्रिंट करोगे इसको, तो ये माई नंबर जीरो को मैं प्रिंट कर रहा हूं, तो 33 के जगह, सॉरी 33 प्रिंट होगा 25 की जगह, क्योंकि अब ये चेंज हो चुका है। तो ऐसे हम वैल्यू को अपडेट करते हैं। तो हमने क्या देखा, एरे के एलिमेंट को एक्सेस करना देख लिया, देखो ये एक्सेस कर रहे हैं हम इसके एलिमेंट को, और हमने अपडेट करना देख लिया। ठीक है, ये ऐसे अपडेट कर रहे हैं। जब आप असाइनमेंट ऑपरेटर किसी इंडेक्स पर कर दोगे, किसी एरे के किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पर आप असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करोगे, तो जो वैल्यू असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट साइड रहेगी वो असाइन हो जाएगी, यानी कि अपडेट हो जाएगा वहां का वैल्यू। और एक्सेस करने के लिए आपको डायरेक्ट क्या करना है, केवल उस इंडेक्स को यूज करना है एरे के नाम के साथ। स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? अब आप देखो किसी एरे का हम साइज कैसे पता करें। मान लो आपके पास आपके प्रोग्राम में एक एरे है, जैसे ये वाला है, और आपको नहीं पता है, अभी तो आपको सामने दिख रहा है, लेकिन कई बार ऐसे केसेस आएंगे जब आपको पता ही नहीं चलेगा कि कितने एरे में हमारे एलिमेंट हैं, तो हम साइज कैसे जाने। तो उसके लिए सी के पास एक साइज ऑफ नाम का ऑपरेटर है, साइज ऑफ। ठीक है, ये फंक्शन की तरह बिहेव करता है, जबकि है ये एक ऑपरेटर साइज ऑफ। ये एक कीवर्ड भी है ना, ध्यान रखना, जितने हमने कीवर्ड देखे थे पिछले क्लास में, वो सब आपको धीरे धीरे कुछ कुछ दिख रहे होंगे। ठीक है, प्रिंट एफ, स्कैन एफ, है ना, तो उसी तरह साइज ऑफ है। हमने क्या किया, यहां प्रिंट किया लार्ज अनसाइंड इंटीजर, हम यहां पे प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि साइज ऑफ जो है वो बड़ी वैल्यू दे सकता है। तो साइज ऑफ माई नंबर्स, ये एरे को हमने इसमें डाला, माई नंबर। देखो यहां पर जब हम माई नंबर्स को यहां डाल रहे हैं, तो ये ब्रैकेट यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम इसके कोई एलिमेंट को एक्सेस नहीं कर रहे हैं। जब आप केवल एरे का नाम लिख दोगे ना, ऐसे लिख दिया आपने, तो क्या हो गया, इसका मतलब आप पूरे एरे की बात कर रहे हो, कंप्लीट एरे की। लेकिन अगर आपने यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट लगा के कोई इंडेक्स लिख दिया 0 1 2, तो आप केवल उस पर्टिकुलर एलिमेंट की बात कर रहे हो, सेकंड एलिमेंट की या फर्स्ट एलिमेंट की, ऐसे। लेकिन अगर आपने ये स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाया, तो अगर आप केवल नाम लिखोगे, तो इसका मतलब क्या होगा, आप पूरे एरे की बात कर रहे हो। तो हम यहां पर पूरे एरे की बात कर रहे हैं, पूरे एरे की साइज निकाल रहे हैं। देखो ये क्या देगा, 20 प्रिंट करेगा। क्यों 20 प्रिंट करेगा? क्योंकि इसमें 5 एलिमेंट हैं और हर एलिमेंट जो इंटीजर है वो 4 बाइट ले रहा है। ठीक है, तो ये क्या दे रहा है, 20 बाइट्स इसका साइज है, ये बता रहा है। समझ रहे हो आप बात? तो साइज ऑफ जो ऑपरेटर है वो हमेशा मेमोरी साइज बताता है कि ये जो वेरिएबल है वो कितना मेमोरी में जो है जगह ऑक्युपाई करके रखा हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए था, 5, कि इसमें कितने एलिमेंट है, 5, लेकिन साइज ऑफ ऑपरेटर क्या देगा, मेमोरी साइज। ठीक है, क्लियर है? यहां पर लिखा हुआ है, आप थोड़ी देर वीडियो पॉज करके देख सकते हो। क्लियर है? लेकिन तो हमें एरे में कितने एलिमेंट है ये जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, टोटल इसका साइज ऑफ से हमने पूरा साइज निकाल लिया, मान लो 20 बाइट्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें जो एलिमेंट स्टोर्ड है उसके एक एलिमेंट का साइज निकाल लेंगे और उसको पूरे साइज में डिवाइड कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कितने एलिमेंट है। समझ रहे हो आप बात? तो उसी वही फॉर्मूला यहां अपनाया गया। देखो, साइज ऑफ माई नंबर्स, पूरे एरे का साइज निकाला हमने 20 बाइट्स, और साइज ऑफ माई नंबर्स 0, एक किसी भी एलिमेंट का, फर्स्ट एलिमेंट का यहां पर हम साइज निकाल रहे हैं, बट कोई भी एक एलिमेंट, क्योंकि ये एक ही टाइप का होने वाला है, इंटीजर है तो सब इंटीजर होंगे, तो जितना पहला एलिमेंट मेमोरी ले रहा होगा उतना ही दूसरा लेगा, उतना ही तीसरा, है ना, तो इससे कोई मैटर नहीं करेगा। कोई किसी भी एक एलिमेंट का हम क्या करेंगे, साइज निकाल ले। देखो साइज ऑफ ऑपरेटर में हमने केवल क्या डाला, 0, तो यानी कि अब यहां पर हम बात कर रहे हैं किसी एक एलिमेंट, पर्टिकुलर वन फर्स्ट एलिमेंट की, तो उसका साइज निकल गया और हमने डिवाइड कर दिया, तो हमें क्या मिल गया, लेंथ। देख रहे हो आप, ये दोनों कैलकुलेट होकर डिवाइड होने के बाद लेंथ में आ जाएंगे, और हमने इसका इंटीजर फॉर्म प्रिंट किया लेंथ का, तो क्या प्रिंट होगा, 5। क्यों होगा, क्योंकि ये आएगा 20, साइज ऑफ ईच इंटीजर आएगा 4, तो 20 डिवाइडेड बाई 4 क्या जाएगा, 5, मतलब लेंथ आ गया 5, यानी कि इस एरे में 5 एलिमेंट स्टोर्ड है। तो ऐसे साइज निकालते हैं, ये जस्ट इतना जरूरी नहीं है, बट मैंने फिर भी आपको बता दिया, कहीं अगर एरे से क्वेश्चन आया तो आप ये सब चीजें समझ पाए। 2D एरे भी एक होता है। 2D एरे में क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, 2 डायमेंशनल एरे। 2 डायमेंशनल एरे क्या होता है, आप देखिए, इसमें क्या होता है, रो और कॉलम होते हैं। पहले अभी तक हमने क्या देखा था, जैसे एरे मान लो ए नाम का एरे बनाया, तो यहां पर हमने रख दिया ऐसे
1 2 3, तो ये कितने साइज का बन गया, 3 साइज का है ना। तो ये क्या 1 डायमेंशनल एरे है, ठीक है। ये कैसे स्टोर होगा मेमोरी में, ऐसे 1 2 3, ठीक है। इसका नाम ए में चला जाएगा, मतलब इसकी जो मेमोरी है वो एड्रेस वो ए के पास पहुंच जाएगी, ये पॉइंट करने लगेगा। लेकिन अगर हमें 2 डायमेंशनल एरे बनाना तो हम क्या करते हैं, 2 बार ये स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं। तो हम देखो यहाँ पर जो बना रहे हैं INT मैट्रिक्स 2 3, इसका मतलब है 2 रो, पहला वाला हमेशा क्या दिखाएगा, रो, और दूसरा वाला क्या दिखाएगा, कॉलम। तो देखो यहाँ पर, और इसको डिफाइन, इसको इनिशियलाइज कैसे किया गया है, देखिए आप, पहले ये जो कर्ली ब्रेसेस है ये किसको बना रहा है, ये पूरे 2 डायमेंशनल को बता रहा है ना। तो इसमें ये पहला रो, ये दूसरा रो, समझ रहे हो आप बात। और हर रो में ये पूरा एरे को रिप्रेजेंट कर रहा है, बाहर वाले आउटर वाला कर्ली ब्रेसेस, और जो अंदर वाले फिर 2 हैं, कॉमा से सेपरेटेड हैं, ये क्या बता रहे हैं कि इसमें 2 रो होने वाले हैं। तो ये पहला रो है, यहां से यहां तक क्या है, पहला रो, यहां से यहां तक कितना है, क्या है, दूसरा रो, और हर रो के अंदर 3 एलिमेंट है, तो 3 कॉलम हो गए कॉमा से सेपरेट करके, समझ गए आप बात। तो ऐसे आप क्या करते हैं, आप 2D एरे को इनिशियलाइज करते हैं। आप ये किसी भी साइज का हो सकता है, 4 5 है ना, 3 4, किसी भी साइज का। तो मेमोरी में ये कैसे स्टोर होता है, ऐसे होता है, देखो आप, है ना। मेमोरी में अब कैसे बन जाएगा एलोकेशन, ऐसे, ठीक है। 2 रो हो गया और सारे जो कॉलम्स हैं वो ऐसे स्टोर हो जाएंगे। तो ये एक्चुअली टेबुलर फॉर्म, रो कॉलम के फॉर्म में 2D जो एरे है वो स्टोर होता है। और हम आपको दिमाग में भी उसी तरीके से उसको मैप करके रखना चाहिए कि इसी तरह स्टोर्ड है, ठीक। क्लियर है, देखो आप इसको देख सकते हो, समझ सकते हो। अब मान लो मुझे ये वाला एलिमेंट चाहिए, तो आप कैसे एक्सेस करोगे, मान लो एरे का नाम है मैट्रिक्स, ठीक है। अब मुझे ये वाला एलिमेंट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसका रो देखेंगे, रो कितना है, दूसरा, तो इसका इंडेक्स क्या होगा, 1, दूसरा है ना 1। देखो यहाँ पर मैट्रिक्स 2, मतलब रो के कितने इंडेक्स होने वाले हैं, 2, और 2 में क्या होगा, 0 1, ठीक है। और कॉलम्स में क्या होंगे, 0 1 2, ठीक है। ये रूल हमेशा फॉलो होगा। तो सेकेंड रो यानी कि इंडेक्स 1, और इस सेकेंड रो के अंदर कॉलम कौन सा है, दूसरा, है ना, पहला दूसरा, तो इसका इंडेक्स क्या होगा, 1। तो अगर आप मैट्रिक्स 1 1 ऐसे कॉल करोगे तो आपको ये वाला एलिमेंट मिलेगा, समझ गया बात। इसी तरह ये क्या हो गया, 0 1 0 0, तो ये हो गया 0 1, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 0 2, तो ये हो गया 1 0, ये हो गया 1 1, जैसा कि ये है, ये हो गया, और 1 2, ये हो गया, ठीक है। देखो आप यहाँ पर एक्सेस किया गया है 2 को, ये वाले को, है ना। तो क्या लिखा उन्होंने, देखो 0 फर्स्ट रो है, और सेकंड कॉल मतलब थर्ड कॉलम 0 1 2। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब हम आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, डेटा टाइप स्ट्रिंग। ये भी एक डिराइव डेटा टाइप्स है जो कैर से डिराइव किया गया है, कैर का यूज करके बनता है। आपने बेसिक जो कैर डेटा टाइप है उसको पढ़ा है हमने, कि कैर जब आप डेटा टाइप बनाते हैं, ये गलत है, CHAR, कैर, और आपने कुछ बनाया C, और इसमें स्टोर आप कैसे करते हो, एक कोई कैरेक्टर आप स्टोर कर सकते हो। कभी आप कोशिश करना कि ये कैरेक्टर C में ऐसे स्टोर करो, AB, यानी कि एक से ज़्यादा कैरेक्टर, ये क्या करेगा, कंपाइलर एरर देगा। यानी कि ये जो सिंगल कोट है, इसके यूज करके ही कैरेक्टर में आप डेटा स्टोर कर सकते हो, और सिंगल कोट के अंदर केवल एक ही कैरेक्टर आएगा, कोई भी वो कैरेक्टर हो। NC, जो NC कैरेक्टर्स होते हैं 7 बिट वाले, उसका कोई भी कैरेक्टर आप इसमें स्टोर कर सकते हो। क्लियर है बात, इतनी बात समझ में आई। तो ये रॉन्ग है, ये सही पॉसिबल होगा, लेकिन हमें केवल एक कैरेक्टर स्टोर करने से बात बनती नहीं है, हमें तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें वर्ड्स स्टोर करने हैं, सेंटेंसेस स्टोर करने होते हैं। उस केस में ये कैर काम नहीं आता। तो कैर की ही मदद से हम क्या बनाते हैं, एक दूसरा डेटा टाइप जो कि डिराइव डेटा टाइप है, उसे कहते हैं स्ट्रिंग्स, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें, जैसे हेलो वर्ल्ड, ये 2 वर्ड से मिलके बना है, बीच में स्पेस है ना, ये क्या है, एक स्ट्रिंग है। एक से ज्यादा कैरेक्टर से बने चीजों को या बने टेक्स्ट को हम क्या कहते हैं, स्ट्रिंग। ये पहले आप समझ लीजिए, स्ट्रिंग का मतलब क्या है, जिसमें एक से ज्यादा कैरेक्टर का यूज करके कुछ लिखा गया हो, उसे हम स्ट्रिंग कहते हैं, ठीक है। टेक्स्ट का ही एक दूसरा नाम आप समझ सकते हो। तो टेक्स्ट कब यूज किया जाता है, जब टेक्स्ट बहुत अधिक मात्रा में वर्ड्स लिखे गए हों तो उन्हें टेक्स्ट कहते हैं। जबकि एक वर्ड या दो वर्ड या एक कोई सिंगल लाइन, तो उन्हें हम स्ट्रिंग्स कहते हैं। जबकि टेक्स्ट भी एक स्ट्रिंग ही है। क्लियर है, समझ में आई बात। तो अब C के पास देखो डज नॉट हैव स्ट्रिंग टाइप, C के पास स्ट्रिंग टाइप है नहीं। तो ये क्या करता है, ये कैरेक्टर्स के एरे का यूज करके स्ट्रिंग बनाता है। देखो आप, ये कैर, और ये क्या हुआ, देखो ये हमने एक एरे बनाया कैर टाइप का, तो ये क्या किसको रिप्रेजेंट करने लगेगा, ये स्ट्रिंग को, क्योंकि ये कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन होगा।
देखो, है ना। अब ध्यान दो यहाँ पे दो बातें। जब आप इंटीजर टाइप का एरे बना रहे थे तो उसमें ऐसे कर्ली ब्रेसेस के अंदर नंबर्स लिख रहे थे, 1 2 3 ऐसे लिख रहे थे ना इनिशियलाइज करते समय। लेकिन यहाँ पर देखो कर्ली ब्रेसेस नहीं है, यहाँ पर क्या है, डबल कोट्स के अंदर आप चीजें लिख रहे हैं, हेलो वर्ल्ड या कुछ भी, जो भी। तो पहली चीज आप समझ लो कि कैरेक्टर सिंगल कोट्स में लिखा जाता है, स्ट्रिंग डबल कोट्स के अंदर लिखा जाता है। एक से ज्यादा कैरेक्टर अगर आप स्टोर कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको कैरेक्टर टाइप का एरे चाहिए, और कैरेक्टर टाइप का एरे मतलब स्ट्रिंग हो गया, और स्ट्रिंग हमेशा डबल कोट्स के अंदर लिखा जाएगा। तो इसमें देखो आप HELLOWORLD इतने आप कैरेक्टर्स, उसके बाद ये एक्सक्लेमेशन मार्क, इतने कैरेक्टर्स आप स्टोर कर रहे हैं। तो इसकी साइज क्या हो जाएगी, 1 2 3 4 5, 5 कैरेक्टर हो गया, स्पेस भी एक कैरेक्टर है, 6 कैरेक्टर हो गया, WOR 9 हो गए, LD 10 11 हो गए, और ये एक्सक्लेमेशन मार्क 12, यानी कि टोटल 12 कैरेक्टर्स इसमें स्टोर्ड है। क्लियर है। तो जैसे ही आपने ये लिखा तो क्या होगा, एक्चुअली में मेमोरी में जो आपका रैम है उसमें क्या होगा, कहीं पे इस तरीके से 12 लोकेशंस क्रिएट हो जाएंगे। कितने, 12। यहां पर भले 12 ना बने, बट आप ऐसा समझो कि 12 कैरेक्टर्स, 12 लोकेशंस क्रिएट हो जाएंगे। और ये जो हेलो वर्ल्ड है वो इस तरीके से इसमें स्टोर हो जाएगा, एल एक ही ले आएगा, हर जगह पे एक कैरेक्टर, एल फिर ओ है ना, फिर एक स्पेस का जगह छोड़े, यहाँ स्पेस स्टोर्ड है एक्चुअली, फिर W फिर O फिर R, मान लो ये क्रम से ऐसा ही आ रहा है। इसके बाद यहाँ है मेमोरीज, ये जुड़े हुए हैं ना, न्यू लाइन नहीं है, ठीक है। फिर L फिर D फिर यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। ये तो स्टोर हो गया हमारा पूरा स्ट्रिंग, यानी कि पूरे कैरेक्टर्स। लेकिन जब आप स्ट्रिंग बनाओगे सी में तो एक खास कैरेक्टर सबसे लास्ट में, जो कि आप यहां नहीं लिखोगे, यहां लिखा नहीं रहता, वो सबसे लास्ट में एक ये बैकवर्ड स्लैश और 0, आपको याद है ये एस्केप कैरेक्टर है नल के लिए। नहीं है तो पुराना वीडियो आप देखिए, आपको पता चल जाएगा कि हमने इस वाले कैरेक्टर को नल कैरेक्टर यानी कि एस्केप कैरेक्टर के फॉर्म में पढ़ा था, है ना। ये बैकवर्ड स्लैश और 0, इसको हमने क्या किया था, नल कैरेक्टर, एस्केप कैरेक्टर है ये। तो ये हमेशा एक स्ट्रिंग के लास्ट में स्टोर हो जाता है, यानी कि इसका साइज हमने कितना देखा था, 12, लेकिन मेमोरी में ये कितना साइज लेगा, 13। एक जो है लास्ट में क्या आएगा, नल कैरेक्टर। समझ में आ रही बात। तो जो आपका स्ट्रिंग होता है वो हमेशा एंड होगा एक नल कैरेक्टर से। नल कैरेक्टर मतलब ये वाला कैरेक्टर, नल कैरेक्टर से हमेशा एंड होगा, और ये आपको प्रिंट करोगे तो नहीं दिखेगा, और ना ही आपको लिखना पड़ता है, यहाँ बताना पड़ता है कि एंड हो रहा है। ये सी यानी कि सी का जो कंपाइलर अपने आप इसको अपेंड कर देता है लास्ट में, ये डिनोट करने के लिए कि ये स्ट्रिंग का लास्ट कैरेक्टर है। समझ गए आप बात। तो अगर आपने कोई स्ट्रिंग बनाया कैर str इक्वल टू, आपने ऐसे स्टोर किया हेलो, ठीक है। तो इसकी साइज कितनी है, 2 3 5 बाइट होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली में इसकी साइज कितनी होगी, 6 बाइट, ठीक है। वाई, बिकॉज सी क्या करेगा, लास्ट में इसके एक नल कैरेक्टर स्टोर करेगा, स्टोर करते समय ये यहां पर एक ये कैसा कैरेक्टर लगा देगा। क्लियर है आपको बात, समझ में आई यहां तक, ठीक है। अब देखो एक्सेस करना इसका बहुत आसान है, इसी तरीके से आपने इनिशियलाइज कर लिया, है ना। और आप प्रिंट करने के लिए आप क्या लिखोगे, हमने पहले भी देखा है इसको, स्पेसिफायर क्या यूज करते हैं, एस, स्ट्रिंग। तो एस की मदद, चूंकि अब आप एक कैरेक्टर नहीं प्रिंट करने वाले हो, इस ग्रीटिंग्स में बहुत सारे कैरेक्टर हैं, तो सी से काम नहीं चलेगा, आपको एस लिखना पड़ेगा। तो सी समझ जाएगा कि ये बहुत सारे कैरेक्टर आने वाले हैं, तो उस पूरे इस एरे में या कि स्क्वायर एरे में या इस स्ट्रिंग में जितने कैरेक्टर्स स्टोर हैं वो सब प्रिंट हो जाएंगे एक्सेप्ट नल कैरेक्टर। ये केवल स्टोरिंग के लिए इंटरनल मेमोरी में यूज होता है। क्लियर है। अब आप किसी स्ट्रिंग को एक्सेस करना चाहें तो वैसे ही कर सकते हैं, जैसे मान लो आप इसका एक पर्टिकुलर कैरेक्टर आप इसका एक्सेस करना चाहते हो, जैसे इस h को आप एक्सेस करना चाहते हो तो क्या लिखो, ग्रीटिंग्स 0। ये काम वैसे ही एरे की तरह करेगा, इसका 0 लोकेशन h हो गया, 1 लोकेशन e हो गया, से 2 लोकेशन l हो गया, इस तरीके से एरे का फॉर्म ये लेगा, ठीक है। अब एक बात और है, आप क्या कर सकते हो, आप इसमें इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन अलग अलग भी कर सकते हो। जैसे मैंने एक बनाया नेम, केवल मैं डिक्लेयर कर रहा हूं, तो आपको साइज पहले ही डिफाइन करना पड़ेगा, आपको पहले ही समझ लेना पड़ेगा कि मान लो आप इसमें कोई स्ट्रिंग स्टोर करने वाले हो, तो आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि मैक्सिमम कितना कैरेक्टर मेरा स्ट्रिंग जाने वाला है। तो मान लो 10 कैरेक्टर में मेरा काम हो जाएगा, तो मैंने ये इनिशियलाइज कर लिया, क्योंकि मैं बता चुका हूं एरे बनाते समय आपको साइज पहले ही डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद मैं इधर बाद में जाके इनिशियलाइज कर सकता हूं, नेम इक्वल टू चंदन, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग स्टोर हो गया इसमें, ये चंदन नाम का स्ट्रिंग इसमें स्टोर हो गया, लेकिन 3 3 6 7 केवल 7 ही कैरेक्टर स्टोर है, तो बाकी के 3 ब्लैंक रहेंगे, केवल शुरू के 0 से लेकर 7 तक, है ना। ये क्या होगा, ये ऑक्युपाई कर लेगा, और 8वें में क्या हो जाएगा, नल।
समझ में आ रही बात? क्लियर है? ठीक है, ये स्ट्रिंग है। देखो आप ये स्ट्रिंग को थोड़ा सा आप क्या करोगे, ऐसे स्ट्रिंग को स्टोर नहीं कर सकते। जैसे देखो यहां पर मैंने यहां पर डबल कोट से शुरू हुआ और यहां पर आकर डबल कोट लगा दिया, तो क्या हुआ, ये डबल कोट ने इस डबल कोट से मैचिंग कर ली और यहीं पर स्ट्रिंग खत्म हो गया। इसके बाद ये चीजें फालतू आ रही हैं, है ना, और ये कंपाइलर को एरर देगा क्योंकि ये कोई किसी तरीके का टोकन नहीं है ना, तो ये लिटरल है ना तो ये आइडेंटिफायर है ना, तो कंपाइलर यहाँ एरर देने लगेगा। तो इस तरीके से अगर आपको डबल कोट्स को ही स्ट्रिंग में इंक्लूड करना, आपको याद हो मैंने पिछली वीडियो में भी इसकी डिस्कशन किया था, तो आपको ये एस्केप कैरेक्टर यूज करना होता है। तो उसके जगह आप कैसे लिखोगे, ऐसे देखो, एस्केप कैरेक्टर के साथ, यहाँ भी एस्केप कैरेक्टर के साथ, और ये हमारा ओपनिंग डबल कोट है और ये हमारा क्लोजिंग डबल कोट है। समझ रहे हो बात? इसी तरह कैर के फॉर्म में हमें क्या लिखना पड़ता है, एस्केप कैरेक्टर ये वाला, क्योंकि कैर हमेशा ये स्टोर करता है, ठीक है, इस फॉर्म में स्टोर होता है। और अगर आपको एस्केप यही वाला सिंबल ही यूज करना है इसमें, मतलब टेक्स्ट में ही आपको ऐसे दिखाना है, तो आपको ये वाला कैरेक्टर यूज करना पड़ेगा। डायरेक्ट खाली आप ऐसे लिख दोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर है? तो ये एस्केप कैरेक्टर्स हैं सिंगल कोट, डबल कोट और बैकस्लैश के लिए। ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, इसका आप ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये था स्ट्रिंग। अब हम बात करते हैं फंक्शंस की। फंक्शंस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सी का। फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं, ब्लॉक ऑफ कोड। मैंने आपको बताया था पहले भी कि कर्ली ब्रेसेस से घिरा हुआ जो एरिया रहेगा, यहाँ बहुत सारे स्टेटमेंट लिखे हुए, इसे हम क्या कहेंगे, एक ब्लॉक, कोड का एक ब्लॉक। तो फंक्शन जनरली एक कोड का एक ब्लॉक होता है, यानी कि यहाँ पर एक लाइन ना होकर के बहुत सारे लाइंस का एक ग्रुप होता है। तो फंक्शन आपको आप ऐसे देखें कि एक पर्टिकुलर काम करने के लिए आपने कुछ ग्रुप ऑफ किसी कोड को ग्रुप कर दिया। अब वो उसका काम के उस ब्लॉक का काम केवल उतना ही वो काम पर्टिकुलर काम करना है ना, तो इसको हम क्या है, हमने एक नाम दे दिया, तो ये फंक्शन बन गया। जैसे सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए हमने एक फंक्शन लिख दिया, अब वो उस फंक्शन का काम, उस कोड ब्लॉक का काम केवल सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो क्या हो गया, एक फंक्शन हो गया ये। तो ऐसा आप समझ सकते हो। तो फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड विच ओनली रन्स, ये अपने आप रन नहीं होता फंक्शन, जब आप इसको कॉल करोगे तभी ये रन होगा। फंक्शन को हमें क्या करना पड़ता है, कॉल, ठीक है। आप इस फंक्शन के अंदर बहुत सारे डेटा पास कर सकते हो। जो डेटा हम पास करते हैं फंक्शन के अंदर यूज करने के लिए, उसे कहते हैं, या कैलकुलेट करने के लिए उसे कहते हैं पैरामीटर। जैसे आप सिंपल इंटरेस्ट के लिए कोई प्रोग्राम लिखे हो, तो आपको जो है पी आर टी ये सब बताना पड़ेगा फंक्शन को कि ये क्या वैल्यूज हैं इसकी, तभी तो वो कैलकुलेट करेगा। तो ये जो पी आर टी है, इसको हम फंक्शन के अंदर पास कर सकते हैं, भेज सकते हैं, और इनको भेजने को क्या कहते हैं, पैरामीटर्स। इन सबको क्या कहते हैं, पैरामीटर। जो वैल्यूज हम फंक्शन के अंदर पास करते हैं, सेंड करते हैं, उन्हें कहते हैं पैरामीटर्स, ठीक है। और फिर फंक्शन कैलकुलेट करने के बाद जो चीजें रिटर्न करता है, हमें वापस देता है रिजल्ट के फॉर्म में, उसे कहते हैं रिटर्न वैल्यू। उसे क्या कहते हैं, रिटर्न वैल्यू। क्लियर है बात? तो जो हम फंक्शन को देंगे वो कहलाएगा पैरामीटर, जो फंक्शन हमें देगा एज अ रिजल्ट वापस, उसे कहेंगे रिटर्न वैल्यू। क्लियर है? तो फंक्शन किस लिए यूज किया जाता है, सर्टेन एक्शंस, मैंने बता चुका हूं ऑलरेडी, दे आर इंपॉर्टेंट फॉर रीयूजिंग कोड। आप एक बार एक फंक्शन बना दिया, अब आपको जितने बार सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, आपको खाली इस फंक्शन को कॉल करना है, बार बार लिखना नहीं है ना। तो रीयूज हो रहा है कोड का, ठीक है ना। डिफाइन द कोड वंस एंड यूज इट मेनी टाइम्स, ये फंक्शन का कॉन्सेप्ट है। आप एक बार बस एक फंक्शन लिख दो, इसको इसके बाद जहां भी इस फंक्शन या इस एक्टिविटी की जरूरत है, आप बस उसको कॉल करो, ये अपना काम कर देगा। बार बार आपको इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है? कुछ सी के पास प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, ठीक है, जैसे आपने प्रिंट एफ को देखा है ना, मेन को देखा है। मेन फंक्शन प्री डिफाइंड, हालांकि इसमें आप कोड आप लिखते हो, लेकिन ये प्री डिफाइंड एक फंक्शन है जो कि सी यूज करता है कोड को एग्जीक्यूशन स्टार्ट करने के लिए। बात समझ रहे हो आप? ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, है ना। तो मेन, प्रिंट एफ, स्कैन एफ, है ना, इस तरीके के साइज ऑफ को आपने देखा था, इस फंक्शन के फॉर्म में यूज हो रहा था। ये सब प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं सी के पास। लेकिन आप देखो, ये एक मेन का सीधा सीधा एग्जांपल है, सिंपल सा मेन है, और आईएनटी है ना, ये जो आईएनटी है अभी आपको पता चल जाएगा इसका क्या मीनिंग होता है। इसके अंदर हमने एक दूसरा फंक्शन कॉल किया और रिटर्न कर रहे हैं जीरो, यानी कि इस फंक्शन से हम रिटर्न रिजल्ट के फॉर्म में क्या रिटर्न कर रहे हैं, जीरो को। ठीक है, क्लियर है? क्रिएट अ फंक्शन, वो तो क्या था, प्री डिफाइंड फंक्शन से सीखे, लेकिन आप भी फंक्शन क्रिएट कर सकते हो। तो फंक्शन क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना होता है, कैसे क्रिएट करोगे आप? देखो, पहले आपको लिखना होगा यहाँ पे डेटा टाइप। तो डेटा टाइप, ये वाइड को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। वाइड मतलब होता है कुछ नहीं। देखो, जो आप डेटा टाइप यहाँ लिखते हो ना, जैसे आपने देखा होगा आईएनटी मेन, पिछले अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा आईएनटी मेन, ये जो आईएनटी है ये डेटा टाइप है, और ये क्या बताता है फंक्शन के पहले कि आप किस तरीके का वैल्यू ये फंक्शन रिटर्न करेगा, यानी कि रिटर्न टाइप को डिफाइन करते हैं हम यहाँ पर, रिटर्न टाइप। इस फंक्शन से ये आईएनटी टाइप का एक वैल्यू रिटर्न होना चाहिए। तो आपको याद होगा मेन में हमने क्या किया था, रिटर्न जीरो,
जीरो क्या आएगा, इंटीजर है। अगर आप ये नहीं करोगे तो कंपाइलर एरर देने लगेगा कि आपने इंटीजर टाइप का डिफाइन किया लेकिन यहां से इस फंक्शन से कोई इंटीजर रिटर्न नहीं हो रहा है, तो कंपाइलर एरर देने लगेगा। तो इसलिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है सी में। जिस टाइप का आप ये बनाओगे फंक्शन, उस टाइप की वैल्यू को रिटर्न करना पड़ेगा लास्ट में, ठीक है। और जहां रिटर्न स्टेटमेंट आपने लिख दिया, फंक्शन वहीं एंड हो जाएगा, वहीं से रिटर्न हो जाएगा, जहां आपने कॉल किया था वहीं पहुंच जाएगा। क्लियर है बात? तो अगर आपने मान लो इस रिटर्न के बाद 4-5 और लाइनें लिख दी हैं तो ये कभी एग्जीक्यूट नहीं होंगे। रिटर्न स्टेटमेंट इसको मिला और ये यहीं से लौट जाएगा, फिर फंक्शन इसके आगे एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्लियर है? यानी कि आप ऐसा कह सकते हो कि रिटर्न जो लाइन होती है, रिटर्न लाइन, रिटर्न एक क्या है, कीवर्ड है। ये भी आप ध्यान रखना, रिटर्न एक कीवर्ड है, रिटर्न, ठीक है। तो रिटर्न लाइन जैसे ही मिलेगा किसी फंक्शन को, फंक्शन वहीं पे एंड हो जाता है, ठीक है। तो आप पहले टाइप बताओगे। अब अगर आपने वाइड टाइप बता दिया, मतलब आपको किसी भी तरह की वैल्यू रिटर्न करने की जरूरत नहीं है। वाइड मतलब होता है नन, आपको कोई भी वैल्यू रिटर्न करने की जरूरत नहीं है। इस फंक्शन में आप रिटर्न स्टेटमेंट नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि आप कोई किसी खास तरीके की वैल्यू को रिटर्न नहीं कर रहे हो। उसके बाद आपको क्या लिखना होता है, फंक्शन का नाम, ये एक आइडेंटिफायर है, आपको जो मन है वो फंक्शन का नाम दे सकते हैं। और फंक्शन के नाम के बाद ये पैरेंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पैरेंथेसिस ही बताता है कि ये एक फंक्शन है। और जब आपका ये हेडर कंप्लीट हो जाता है, इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है, यहां पर टाइप, ठीक है, यहां पर नेम और उसके बाद पैरेंथेसिस, तब यहां शुरू होता है बॉडी। इस बॉडी के अंदर आप अपने फंक्शन के स्टेटमेंट्स लिखते हो कि ये फंक्शन करेगा क्या, ठीक है। क्लियर है? देखो आप ये पढ़ लेना आप, है ना, ये डिक्लेरेशन है, ये वाला पार्ट यहां तक डिक्लेरेशन है, और ये बॉडी के अंदर आप डेफिनेशन, यानी कि फंक्शन क्या करेगा वो डेफिनेशन है, ठीक है। क्लियर है? फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, आपने मान लो ये फंक्शन डिफाइन किया, देखो यहां पे void दिस, इससे चूंकि ये void टाइप का इसलिए इसमें कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है। और मेन फंक्शन, चूंकि सी जब भी एक प्रोग्राम रन करता है तो मेन को ही शुरू करता है, तो मेन फंक्शन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। देखो आप कॉल किया हमने, कॉल कैसे करते हैं, बस वो फंक्शन का नाम लिखना होता है और पैरेंथेसिस लिखना होता है और सेमीकोलन, तो ये कॉल हो गया। इसका मतलब क्या है, कॉल, बस फंक्शन का नाम, पैरेंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फंक्शन का नाम और पैरेंथेसिस बस, और सेमीकोलन तो है ही एंड, लाइन एंड करने के लिए, ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। यानी कि यहां से जो फ्लो है वो कहां चला जाएगा, यहां पर, और इसके लाइंस एग्जीक्यूट होने लगेंगे। जैसे ही या तो लाइंस खत्म हो जाए, यानी कि ये वाला ब्लॉक मिल जाए, ये वाला टोकन मिल जाए, या रिटर्न स्टेटमेंट मिल जाए, तो फिर से ये लौट के यहीं आ जाएगा। समझ गए आप बात? कॉल, तो ये क्या कहते हैं इसको, हमारा जो कॉल है, यानी कि हमारा जो प्रोग्राम का फ्लो है वो जंप करता है फंक्शन, जब आप कॉल करते हो तो फंक्शन पर, ठीक है। तो जब आप इस प्रोग्राम को रन करोगे तो यहां से मेन में शुरू होगा, ये यहां जाएगा और यहां पे प्रिंट करेगा आई जस्ट गॉट एग्जीक्यूटेड। उसके बाद चूंकि स्टेटमेंट खत्म हो गए तो लौट कर यहीं आ जाएगा और रिटर्न 0 करके प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो इसका आउटपुट आएगा आई जस्ट गॉट एग्जीक्यूटेड। समझ गए आप बात, फंक्शन कॉल कैसे काम करता है। आप क्या कर सकते हो, एक ही फंक्शन को बहुत बार कॉल कर सकते हो। देखो एक फंक्शन मैंने डिफाइन किया और मेन के अंदर मैंने 3 बार इसको कॉल किया, कोई दिक्कत नहीं है। हमने पहले भी पढ़ा है, फंक्शन एक बार डिफाइन करो बार बार कॉल करो का काम करता है, तो तीनों बार ये एग्जीक्यूट होगा। तीनों बार ये बार बार यहां से वहां गया, फिर यहां से वहां गया, फिर वहां से वहां गया, लौटा, फिर रिटर्न, प्रोग्राम एंड, ठीक है। तो आप ये किसी एक छोटा सा एग्जांपल है, मान लो आपको सम फाइंड आउट करना है, तो हमने क्या किया, कैलकुलेट सम नाम का प्रोग्राम लिखा, वाइड है ये, ठीक है। तो ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, तो हमने 2 वेरिएबल बनाया एक्स वाई, जिसमें 10 और 5 स्टोर किया, सम में 2 ऑपरेटर यूज किया प्लस का, और हमने प्रिंट किया सम, और हम मेन के अंदर इसको कॉल कर रहे हैं। ये यहाँ जाएगा फ्लो, 2 वेरिएबल बनाएगा और ये इस तरीके से प्रिंट कर देगा, ठीक है, बस खत्म, है ना। तो एक छोटा सा फंक्शन का एग्जाम्पल आपको दिखाया। इनपुट आउटपुट, देखो आउटपुट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रिंटएफ का, बहुत बार आप देख चुके हो। प्रिंटएफ को भी हम प्रैक्टिकली देखेंगे, ठीक है। और इसको आप थोड़ा सा पढ़ लेना, ये क्या लिखा है, वीडियो को पॉज करके, है ना, क्योंकि मैं अभी प्रोग्राम प्रैक्टिकली करूंगा तो इसको समझाऊंगा। और इनपुट लेने के लिए, यानी कि यूजर का, जब आप यूजर से कुछ इनपुट कई बार लेना पड़ता है, उसके लिए आप क्या यूज करते हो, स्कैनएफ फंक्शन। इसको भी मैं प्रैक्टिकली में समझाऊंगा, तो आप ये थोड़ा सा ध्यान रखना। इन दोनों के लिए stdio.h हेडर फाइल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, याद है आपको, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था, इंक्लूड stdio.h, ये लिखना ही पड़ता है, ठीक है। तो थ्योरी पार्ट मैं यहां पर रोक रहा हूं, अब हम चलते हैं थोड़ा प्रैक्टिकल देखते हैं। तो सी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखने के लिए और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, कंपाइल करने के लिए आपको क्या करना होता है, अपने कंप्यूटर में सी प्रोग्राम का, यानी कि सी का कंपाइलर इंस्टॉल करना होता है, ठीक है। और फिर आपको किसी एडिटर में, कोड एडिटर में सी की कोड लिखनी होती है, फिर उसको कंपाइल करना पड़ता है, जो आपने कंपाइलर इंस्टॉल किया उसकी मदद से। कंपाइल होने के बाद वो क्या देता है आपको, एक ऑब्जेक्ट फाइल देता है, उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट फाइल .o
फॉर्म का, उसका एक्सटेंशन होता है डॉट ओ, कंपाइल्ड फाइल होता है ऑब्जेक्ट फाइल। फिर उस ऑब्जेक्ट फाइल को आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। एग्जीक्यूशन के समय क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट फाइल से रिलेटेड सारे लाइब्रेरीज को लिंक करता है। फिर उसको लोडर क्या होता है, रैम में लोड करता है, फिर वो सीपीयू के पास जाता है और एग्जीक्यूट होता है इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक ऑनलाइन सी कंपाइलर यूज़ कर रहा हूँ जो ऑनलाइन अवेलेबल है। ठीक है, ताकि आपके लिए आसान रहे और बहुत ज़्यादा दिमाग उस इंस्टॉलेशन और इन सब में ना लगे। ठीक है, ये एक ऑनलाइन कंपाइलर है। ठीक है, तो आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं, programmist.com है और ऐसे बहुत सारे अवेलेबल हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं। देखो आप, ये बेसिक सा पहले से ऑलरेडी लिख कर दिया है इस कंपाइलर ने। आप देख सकते हो ये प्री प्रोसेसर डिक्लेरेशन, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं। ठीक है, हम stdio.h इंक्लूड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम बेसिक इनपुट आउटपुट तो करेंगे ही, तभी तुम्हें पता चलेगा प्रोग्राम से हमें क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है। और int मेन जो कि मैंने बताया, ये सबसे ज़रूरी फंक्शन है, ये तो होना ही चाहिए, है ना। यहीं से एंट्री होती है प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन की। तो हमने क्या किया, इसमें सबसे बेसिक काम किया है, हमने कुछ प्रिंट किया है कि हाँ हम यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं कुछ, यानी कि हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है। और चूंकि ये INT टाइप का है तो हमें 0 रिटर्न करना ही पड़ेगा। ये जो tryprogrammist.com है, इसको मैं हटाकर यहाँ पर कुछ अपना स्ट्रिंग डालता हूँ, हेलो। ठीक है, और मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, जब मैं इसको रन बटन पे क्लिक करूँगा आपको नहीं दिखेगा, बट एक बिहाइंड द सीन क्या हो रहा होगा, पहले ये कंपाइल होगा, फिर उसके बाद जो ऑब्जेक्ट फाइल बनेगी उसको ये ऑटोमेटिक लिंक करके, लोड करके, एग्जीक्यूट करके हमें यहाँ आउटपुट इस सेक्शन में दिखाएगा। ठीक है, देखो आप, ये हमारे प्रोग्राम का आउटपुट है, हेलो वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग। और आप देखोगे तो मैंने ये क्या है, ये एक स्ट्रिंग है, डबल कोट्स के अंदर है ना ये पूरा, तो ये क्या है, एक स्ट्रिंग है। तो जो प्रिंट है फंक्शन है उसके अंदर आपको एक स्ट्रिंग प्रिंट करना है। तो आपको याद होगा हमने कुछ फॉर्मेट स्पेसिफायर की बात की थी, ऐसे परसेंटेज एस का यूज़ करके, याद है। तो ज़रूरी नहीं है ऐसा। ठीक है, जब आप वेरिएबल से किसी वेरिएबल से कोई डेटा प्रिंट करने की कोशिश करोगे प्रिंटफ में, वेरिएबल में मान लो ये वाला स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर होता और फिर हम प्रिंट करने की कोशिश करते, तब हमें वो फॉर्मेट स्पेसिफायर बताना पड़ता। लेकिन चूंकि हम डायरेक्ट स्ट्रिंग प्रिंट कर रहे हैं इसी में लिखकर, तो हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है, हमने डायरेक्ट स्ट्रिंग डबल कोट के अंदर लिखा और ये हमारा काम हो गया। अब देखो आप यहीं पर एक चीज़ समझ लो, अगर मान लो मैं इसको एक सिंगल कोट कर दूँ, पहले तो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सिंगल कोट से क्या स्टोर होता है, ओनली कैरेक्टर। और अब मैं अब मैं इसको रन करने की कोशिश करता हूँ, देखो अब क्या होगा। देखो ये कंपाइल टाइम एरर आ गया। ठीक है ना, क्या बोल रहा है कि ये पॉसिबल नहीं है। कुल मिला के इसका एरर जो है वो ये कह रहा है कि आप सिंगल कोट के अंदर ये स्ट्रिंग को स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि एक स्ट्रिंग है, मल्टीपल कैरेक्टर्स हैं, तो आपको क्या करना होगा, डबल कोट्स ही यूज़ करने पड़ेंगे। क्लियर है, ठीक है, अब ये रन हो जाएगा। तो पहली बात तो ये, ठीक। अब हम कुछ बेसिक प्रोग्राम्स लिखते हैं, आपको समझाता हूँ कुछ चीज़ों को लेकर। आप देखो आप वेरिएबल कैसे बनाते हैं, है ना। एक वेरिएबल में बना रहा हूँ इंटीजर टाइप का, int a इक्वल टू 5, ये इनिशियलाइज भी कर दिया मैंने, int b इक्वल टू 10। ये मैंने एक दूसरा वेरिएबल बनाया इंटीजर टाइप का और कुछ स्टोर कर लिया। और मैं एक तीसरा वेरिएबल बना रहा हूँ सम, और इसको इनिशियलाइज नहीं कर रहा हूँ। और सम में मैं इन दोनों का क्या कर रहा हूँ, एडिशन कैलकुलेट करूंगा। तो कैसे लिखूंगा, a प्लस b। ठीक है, और इसको मुझे प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने के लिए क्या लिखना होगा, प्रिंट f। ध्यान रखना कि जितने भी कीवर्ड्स हैं सी में वो सब स्मॉल लेटर्स में होते हैं। अगर आपका एक भी कैरेक्टर इसमें कैपिटल हो गया, जैसे प्रिंट का p कैपिटल लिख दिया, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि सी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, प्रिंट f। और अब मैं प्रिंट क्या करने वाला हूँ, सम को। तो मैं ऐसे लिखूंगा, देखो सम ऑफ a एंड b इज, और यहाँ पर जो इज के बाद है वहाँ पर मैं क्या लगाऊंगा, फॉर्मेट स्पेसिफायर d। ठीक है, और यहाँ पर लगाऊंगा /n। तो ये क्या करेगा, ये क्या कर देगा, न्यू लाइन कैरेक्टर को बताएगा। तो ये हमने क्या बता दिया, फॉर्मेट, कि ये चीज़ें printf को हमने बता दिया कि ये आपको प्रिंट करना। और यहाँ पर जो %d है वो ये बता रहा है कि इसके बाद मैं कोई वेरिएबल देने वाला हूँ जहाँ से इंटीजर वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट कर देना है। समझ में आ रही बात, ये सब चीज़ें हूबहू प्रिंट हो जाएंगी, लेकिन जहाँ पर मैंने %d लगाया वहाँ पर वो एक वेरिएबल को आगे फाइंड आउट करेगा। मतलब वो जानता है कि मुझे आगे एक वेरिएबल भी मिलने वाला है जिसकी वैल्यू इंटीजर टाइप की होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं वैल्यू दे रहा हूँ सम, वेरिएबल जो है सम। तो क्या करेगा, इस सम की वैल्यू को यहाँ पर रख देके और प्रिंट कर देगा। देखो मैं इसको रन करता हूँ, देखो क्या आया, सम ऑफ a एंड b इज 15। ये सम की वैल्यू को यहाँ पे रख दिया उसने। समझ गए अब आप बात। तो ये तो इंटीजर का मैंने आपको एग्जांपल बता दिया। अगर इसी में मान लो
मल्टीप्लाई अगर मैं स्टोर करूं या डिवीज़न स्टोर करूं, तो डिवीज़न स्टोर करने के लिए मैं क्या करता हूं, पहले इसको कर देता हूं 13, इसको कर देता हूं 2, ठीक है, और ये तो सम हो गया। अगर मैं क्या करूं, INT कोशंट, ठीक है, INT कोशंट, और कोशंट में मैं स्टोर कर रहा हूं A डिवाइडेड बाई B, ठीक है, और इसको प्रिंट करता हूं यहां पे, कोशंट ऑफ A B इज, और यहाँ पर मैं, चूंकि मैंने इंटीजर टाइप का बनाया है, तो मैं क्या कर दूंगा D/n क्या करता है, न्यू लाइन में ले जाता है, ठीक है, कॉमा, और यहाँ पर मैं वैल्यू दे रहा हूँ, वेरिएबल दे रहा हूँ कोशंट। अभी देखो आप रिजल्ट क्या आएगा। रिजल्ट क्या आया, 6। क्या इसका ये सही है, 13 में 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या 6 ही आएगा, नहीं, 6.5 आना चाहिए। लेकिन चूंकि मैंने इस जो क्वेश्चन वेरिएबल उसको इंटीजर टाइप का बनाया, तो उसने क्या किया, पॉइंट वाले वैल्यू को हटा दिया, खाली इंटीजर वाला पार्ट इसमें स्टोर कर दिया। समझ गया बात। तो और ये जो डिवीजन होता है वो हमेशा पॉइंट वाली वैल्यू ही देता है, हमेशा, चाहे भले ही उसका रिजल्ट एक इंटीजर आ रहा हो, लेकिन वो रिजल्ट हमेशा इसका कैसा होता है, फ्लोट टाइप का, डेसिमल टाइप का। लेकिन चूंकि अगर आप इसको इंटीजर वेरिएबल में स्टोर करोगे तो क्या होगा, इंटीजर पार्ट ही खाली स्टोर होगा, डेसिमल पार्ट हट जाएगा। इसे कहते हैं टाइप कास्टिंग। ये वाले बिहेवियर को क्या कहते हैं, टाइप कास्टिंग, ठीक है। तो टाइप कास्टिंग दो तरीके के होते हैं, एक होता है इम्प्लिसिट, जो कि अभी हो रहा है, अपने आप चेंज हो जाना। दूसरा होता है एक्सप्लिसिट, आप जब प्रोग्रामर खुद जानबूझ के टाइप को कास्ट करता है तो उसे कहते हैं एक्सप्लिसिट, आप बाहर से आप जबरदस्ती कर रहे हो। और इम्प्लिसिट अपने आप हो जाता है सी के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से, जैसे यहां पर हो गया। फ्लोट वैल्यू को इंटीजर में स्टोर करने के लिए उसको कास्टिंग करनी पड़ी, इस फ्लोट वैल्यू को उसने इंटीजर में बदल दिया। इस केस में क्या होगा, कुछ डाटा लॉस हो जाएगा, जैसे पॉइंट वाली वैल्यू लॉस हो गई। लेकिन अगर हमें एग्जैक्ट उतनी ही वैल्यू स्टोर करनी है तो हम क्या करेंगे, इसको बना देंगे कैसा, फ्लोट, ठीक है। अब इसमें स्टोर कर लिया और यहाँ पर डी के जगह अब हमें एफ लिखना पड़ेगा, राइट। फ्लोट के लिए एफ लिखते हैं, रन। अब ये जो डिवीजन है ना, ये भी अपने आप क्या कर रहा है, खाली इंटीजर वैल्यू को स्टोर कर रहा है। तो हमें इसकी टाइप कास्टिंग, देखो यहाँ पर एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग यूज करनी पड़ेगी। हमें क्या कैसा करना होगा, हमें क्या करना है, इसके रिजल्ट को कैसा बनाना है, फ्लोट। तो हम क्या करेंगे, FLOAT। ये देखो एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग ऐसे होती है, जिस टाइप में आपको कास्ट करना है उसको, जिस नंबर को टाइप कास्ट करना है उसके पहले कैसे लगा दो, ऐसे ब्रैकेट के अंदर वो वाला टाइप लिख दो। जैसे मुझे अभी फ्लोट में टाइप कास्टिंग करनी है तो मैंने इसको फ्लोट बना दिया, ऐसे लिख दिया। तो ये ए अब कैसा बन गया, फ्लोट। अब रन करता हूँ, देखो 6.5 आया आंसर, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, 6 लोकेशंस तक दिखा रहा है। अगर आप चाहते हो कि 2 ही लोकेशन तक दिखाए तो सी में इसकी भी वैधता है, मतलब सी में इसके लिए भी व्यवस्था है। आप क्या कर सकते हो, ऐसे स्पेसिफायर यानी कि जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वहां पर पॉइंट लगा के 2 लिख दो, तो ये केवल डेसिमल के 2 प्लेसेस ही दिखाएगा, प्रिंट करेगा, ठीक है। क्लियर है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आप कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। इसमें केवल ऑपरेटर्स ही प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा एरे का एक एग्जांपल देख लेते हैं। मैं एक एरे बना रहा हूं जिसमें मार्क्स स्टोर करूंगा मैं। तो INT मार्क्स, और इसमें मैं इनिशियलाइज भी कर लेता हूं। लेट से 3 वैल्यू को स्टोर कर रहा हूं, जैसे 34, 50 के अंदर ये मार्क्स है, तो 35 और 39, ठीक है। ये इनिशियलाइज भी हो गया, 3 वैल्यूज इसमें स्टोर हो गई ऑलरेडी। अब मुझे 0 वाला वैल्यू देखना है, तो मैं क्या करूंगा, ऐसे लिख सकता हूं, मार्क एट इंडेक्स 1 इज, या इंडेक्स 1 ना लिख करके मैं लिखता हूं एट सेकेंड लोकेशन इज। तो सेकेंड लोकेशन इसका कौन सा है, 35। सेकेंड लोकेशन के लिए मुझे कौन से इंडेक्स की जरूरत पड़ेगी, सेकेंड पे जाना है तो उससे एक कम, यानी कि 1। तो मैं क्या लिखूंगा, मार्क्स 1, ठीक है। देखो आप, देखो 35 आया ना। अब अगर मैं इस 35 को चेंज करना चाहूं तो मैं क्या कर सकता हूं, मार्क्स, ये सब आप देख कर आए हो ना, बस जस्ट मैं एग्जांपल बता रहा हूं। 1 = 50, क्या हो गया, अब ये वाला तो 35 है वो 50 में बदल गया होगा। देखो
क्लियर है? तो ये एरे का छोटा सा एग्जांपल मैंने दिखाया आपको। अब हम चलते हैं स्ट्रिंग पर। अच्छा, इसका साइज जानना हो तो कैसे जानेंगे हम? साइज कैसे जानते हैं हम? int लेंथ। हमें एरे का साइज जानना है तो हम क्या करेंगे? पहले साइज ऑफ किसका? पूरा एरे, मार्क्स पूरे एरे का हमने साइज निकाल लिया। साइज क्या, ये क्या बता रहा है? मेमोरी साइज, टोटल मेमोरी कितना ऑक्यूपाई कर रहा है, डिवाइडेड बाय साइज ऑफ इसके किसी एक एलिमेंट का साइज। मैं 0 वाले का ले रहा हूँ, ठीक है? उससे डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? लेंथ। और मैं यहाँ प्रिंट कर दूंगा प्रिंट एफ। यहाँ पर पहले लिखा देता हूँ %d, चूंकि लेंथ क्या इंटीजर टाइप का, एलिमेंट्स आर देयर इन एरे मार्क्स, ठीक है? और यहाँ पर /n न्यू लाइन के लिए, यहाँ पर क्या लगा रहा हूँ? लेंथ। ठीक, देखो आप क्या करेगा, पहले लेंथ प्रिंट करेगा, उसके बाद लिखेगा लेंथ इतना, एलिमेंट्स आर देयर इन एरे मार्क्स, ठीक है? रन। देखो यार 3 आ गया ना कैलकुलेट करके, इसमें 3 एलिमेंट है। क्लियर है? तो ये आपको मैं बता चुका हूँ, जस्ट मैं प्रैक्टिकली आपको बताया। ठीक है, कुछ चीज़ें और भी आप देख सकते हो। int x इक्वल टू आपने बना लिया मान लो 50, और अगर आप क्या करोगे प्लस x करोगे, याद है आपको इंक्रीमेंट ऑपरेटर, तो क्या होगा? 50 की वैल्यू क्या बढ़ जाएगी? 1 बढ़ जाएगी, ठीक है? x इक्वल टू %d/n x, देख लो वैल्यू क्या आएगी? क्या बोल रहा है? ओके, प्रिंट मैंने लिख दिया, सॉरी, प्रिंट एफ होना चाहिए। देखो रॉन्ग, मैंने प्रिंट एफ नहीं लिखा तो उसने बताया ना कि ये प्रिंट को मैं नहीं जानता, कंपाइल टाइम एरर, प्रिंट एफ, ठीक है? x इक्वल टू 51। अब आप ध्यान से देखो, ये जो ++x है, इसे हम क्या कहते हैं? प्लस को क्या कहते हैं? इंक्रीमेंट ऑपरेटर। और ये 2 तरीके का हो सकता है। जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है वो कितने तरीके का हो सकता है? 2 तरीके का। कौन कौन सा? पहला प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर, और दूसरा पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक है? तो जो हम अभी ऊपर यूज कर रहे हैं लाइन नंबर 8 पे, वो क्या है? प्री इंक्रीमेंट। इसमें क्या होता है? x की वैल्यू पहले ही क्या हो जाती है? इंक्रीमेंट हो जाती है, फिर जो है हमारा लाइन जो दूसरे काम है वो एग्जीक्यूट होते हैं। लेकिन पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है? वैल्यू पहले क्या होगी? पहले हमारा जो वैल्यू है वो असाइन हो जाएगा, और उस स्टेटमेंट के एग्जीक्यूशन के बाद x की वैल्यू बढ़ेगी। आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, मैं आपको ऐसे एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एक और वेरिएबल में बना लेता हूँ int y, ठीक है? और एक और बनाता हूँ int z। आप फर्क समझना। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, y इक्वल टू ++x, ठीक है? अब इस केस में क्या होगा? प्री इंक्रीमेंट मैंने यूज किया x के पहले, मतलब जिस वेरिएबल के अगर आप पहले इस प्लस ऑपरेटर को लगाओगे तो ये प्री इंक्रीमेंट हो जाएगा, और अगर वेरिएबल के बाद लिखोगे प्लस को तो वो पोस्ट इंक्रीमेंट हो जाएगा। दोनों में फर्क क्या है? इस वाले स्टेटमेंट में क्या होगा? पहले x की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, x की वैल्यू 50 से 51 होगी, तब y में असाइन होगी, ठीक है? लेकिन मैं अगर यहां लिखूं z इक्वल टू x++, ठीक है? इस केस में क्या होगा? z में x की वैल्यू पहले असाइन हो जाएगी, यानी कि x में क्या होगा? यहां पर तो x की वैल्यू y एक बढ़ चुकी है, 51 हो चुकी है, तो पहले z में क्या होगा? x की वैल्यू असाइन हो जाएगी, मतलब 51 z में स्टोर हो जाएगा, उसके बाद x की वैल्यू बढ़ेगी, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 52, है ना? लेट्स प्रिंट ऑल ऑफ दिस। तो मैं यहां कर रहा हूं प्रिंट y इक्वल टू %d/n y, ठीक है? प्रिंट z इक्वल टू %d/n z, ठीक है? और x तो प्रिंट हो ही रहा है ना, देखो ना फाइनली x की वैल्यू क्या आएगी और yz की वैल्यू क्या आएगी। फिर से मैं गलत कर दिया, प्रिंट एफ होना चाहिए, ये पाइथन का प्रिंट मेरे दिमाग में रहता है, प्रिंट एफ, ठीक है? ठीक है, अब आप देखो x की वैल्यू 50 थी, ये वाले
प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर के कारण क्या हुआ, एक्स की वैल्यू एक बढ़ गई, फिर वाई में असाइन हुई, तो वाई की वैल्यू 51 हो गई। और पोस्ट इंक्रीमेंट के कारण एक्स की वैल्यू जो 51 थी वो पहले जेड में असाइन हुई, और उसके बाद एक्स की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, मतलब असाइनमेंट पहले हो गया, ठीक है। पोस्ट इंक्रीमेंट मतलब स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद वो इंक्रीमेंट होगा, पोस्ट नाम से समझ रहे हो ना, पोस्ट बाद में। और एक्स की वैल्यू फिर बाद में इस एक्स जेड में असाइन होने के बाद फिर इंक्रीमेंट भी हो गई, मतलब एक्स की वैल्यू 52 भी हो गई। देखो आप समझ रहे हो आप। तो ये प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट से कई बार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, ऐसे ही वेरिएबल बना के दे दिया जाएगा कि यहाँ पर ये हो रहा है तो एक्स में क्या होगा, वाई में क्या होगा। तो ये आप ध्यान रखना कि अगर प्री इंक्रीमेंट हो रहा है तो एक्स पहले इंक्रीमेंट होगा फिर वाई में असाइन होगा, तो एक्स और वाई की वैल्यू उस समय सेम होगी। लेकिन अगर पोस्ट इंक्रीमेंट है तो एक्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, लेकिन ये जो इधर साइड लेफ्ट साइड में रहेगा उसकी वैल्यू वही होगी जो पहले एक्स की वैल्यू थी। समझ रहे हो आप बात, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना आप। अब हम आ जाते हैं स्ट्रिंग पे। स्ट्रिंग से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। स्ट्रिंग कैसे बनाते हैं हम, कैर और यहाँ पर स्ट्रिंग का नाम, और वो एक एरे टाइप का होना चाहिए, और फिर आप यहाँ पे कुछ भी स्टोर कर सकते हो, ठीक है, क्लियर है। तो इसको प्रिंट कैसे करते हैं हम, प्रिंट एफ, क्या लगाना पड़ता है, चलो मैं कुछ मैसेज लिख देता हूँ, द स्ट्रिंग इज, और यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, एस, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखना होगा, नेम, स्ट्रिंग का नाम, यहाँ पर मैं, चलो ठीक है, सेमीकोलन दे दिया और रन। कंपाइल हो गया, रन हो गया, क्या हुआ, द स्ट्रिंग इज हेलो वर्ल्ड। क्लियर है बात, समझ में आई। तो ये ऐसे प्रिंट हो गया। तो अब इसमें कितने कैरेक्टर्स होने चाहिए, है ना, ये कैसे निकालेंगे आप। तो निकालने का एक तरीका तो ये भी है, क्या कर सकते हैं हम, int लेंथ, सेम वही रूल लगा सकते हैं, साइज ऑफ क्या, नेम, पूरे स्ट्रिंग का साइज निकाला, डिवाइडेड बाई साइज ऑफ क्या, नेम की किसी एक एलिमेंट का, तो 0 एलिमेंट का हमने निकाल लिया, ठीक है। यहां पर प्रिंट किया, प्रिंट एफ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग इज, ठीक है। और यहां पर क्या प्रिंट करेंगे, लेंथ, लेंथ को डी, और यहाँ पे कॉमा लगा के क्या लिखें, लेंथ, ठीक है। और यहाँ पर मुझे स्लैश एन देना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा कि वो एक ही लाइन में प्रिंट हो जाएगा, आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है। रन। प्रिंट एफ बाय डिफॉल्ट एक ही लाइन में सब प्रिंट करते जाता है, ठीक है। आपको न्यू लाइन में जाने के लिए स्लैश एन लगाना पड़ता है डबल कोट्स के अंदर, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। नहीं तो बाय डिफॉल्ट प्रिंट एफ क्या करेगा, सब एक ही लाइन में प्रिंट करते रहेगा, ठीक है। तो ये तो पहला लाइन का स्टेटमेंट वो प्रिंट था। अब इसमें देखो आप 12 बता रहा है, 12 गिनो जरा, 12 है क्या, 1 2 3 4 5, ठीक है, स्पेस 6 हो गया, 7 8 9 10 11, 11 ही है ना, लेकिन ये 12 बता रहा है, गलत बता रहा है ना। 12 क्यों बता रहा है, याद है आपको, मतलब आप गेस बता सकते हो क्यों, क्योंकि जब ये स्टोर किया होगा हेलो वर्ल्ड को, तो लास्ट में ये नल कैरेक्टर भी स्टोर किया होगा, याद है आपको, मैंने बताया था। कैरेक्टर के लास्ट में क्या, सॉरी स्ट्रिंग के लास्ट में क्या स्टोर करता है सी, ये नल कैरेक्टर्स /0। इसके कारण क्या हो गया, इसका लेंथ बढ़ गया, 11 नहीं था इसका लेंथ, 11 ही कैरेक्टर्स हैं इसमें, लेकिन उसको गिनकर, चूंकि हम साइज ऑफ से जब फाइंड आउट करने जाएंगे तो इस नेम जो एरे है कैरेक्टर टाइप का, इसमें एक्चुअली में 12 मतलब मेमोरी तो यूज हो ही रहा है उस नल कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए, तो पूरी साइज आएगी डिवाइडेड बाय एक कैरेक्टर का साइज, तो क्या होगा, टोटल आ जाएगा 12। ये गलत है, जबकि स्ट्रिंग में कैरेक्टर्स कितने एक्चुअली में 11 ही है। तो ये वाला जो, अगर आप इस मेथड से स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड आउट कर रहे हैं तो आपको ध्यान देना होता है कि एक्चुअल लेंथ इससे एक कम होती है, ठीक है ना, इससे एक आपको कम करना पड़ता। इतनी आप बातें समझ गए। अब आप देखो स्ट्रिंग क्या है। सी में स्ट्रिंग एक कोर बिल्ट इन डेटा टाइप नहीं है, लेकिन सी के पास एक लाइब्रेरी हेडर फाइल है, लाइब्रेरी फाइल है, जिसमें स्ट्रिंग से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या लिखे गए हैं, फंक्शंस लिखे हुए हैं। यानी कि जैसे आपको ये वाला जो मेथड है ये गलत साइज बता रहा है स्ट्रिंग में कैरेक्टर्स की, लेकिन सी के पास एक ऐसा लाइब्रेरी है जिसमें इसके लिए भी फंक्शन है, जिससे आप डायरेक्टली स्ट्रिंग का लेंथ निकाल सकते हो, स्ट्रिंग को एक जगह से दूसरी जगह कॉपी कर सकते हो, किसी बड़े स्ट्रिंग में से कुछ खास लोकेशन या कुछ खास स्ट्रिंग को सर्च कर सकते हो। जैसे कोई बड़ा सा स्ट्रिंग है, हेलो हाउ आर यू मिस्टर ABC, तो उसमें से आप उस स्ट्रिंग में ABC है कि नहीं ये फाइंड आउट कर सकते हो, सर्चिंग भी कर सकते हो। इसके लिए बहुत सारे फंक्शंस लिखे हुए हैं, उन फंक्शन से रेलवे ने कई क्वेश्चंस पूछे हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है हम
उन क्वेश्चंस सॉरी उन फंक्शंस को जो स्ट्रिंग से रिलेटेड है उनको देखे। तो उससे पहले आप समझ लो कि उन फंक्शंस को एक्सेस करने के लिए आपके प्रोग्राम में ये वाला फाइल, ऐसा हेडर फाइल जरूर इंक्लूड होना चाहिए। कौन सा? string.h। ठीक है, ये हेडर फाइल जब तक आप इंक्लूड नहीं करोगे स्ट्रिंग से रिलेटेड फंक्शंस आप कॉल नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अगर आप स्ट्रिंग से रिलेटेड स्पेशल फंक्शंस कॉल करना चाहते हैं तो string.h को आपको क्या करना होता है? इंक्लूड करना होता है। उसके बाद आप तमाम स्ट्रिंग के फंक्शन, जैसे देखो मैं एक तो आपको यहीं बता देता हूं। strlen स्ट्रिंग लेंथ, strlen ये एक फंक्शन है और इसमें आपको क्या देना है? स्ट्रिंग दे देना है नेम को। यहां पर मुझे /n देने दो ताकि ये न्यू लाइन में जाए। ठीक है, रन। देखो अब यहां भी सही दिखा रहा है क्योंकि मैंने लेंथ को 1 डिक्रीज कर दिया ना, बट ये वाला जो स्ट्रिंग लेन वाला फंक्शन है, देखो आप, ये डायरेक्टली सही आंसर दे रहा है 11। दिख रहा है आपको? तो ये स्ट्रिंग लेंथ strlen नाम का जो ये फंक्शन है, ये क्या है? ये string.h में डिफाइंड है और ये स्ट्रिंग पर काम करने, स्ट्रिंग किसी भी स्ट्रिंग का आपको लेंथ जानना है, आप डायरेक्ट इस फंक्शन से उसमें कितने कैरेक्टर से जान सकते हो। तो ऐसे फंक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम चलते हैं केवल डायरेक्टली उन्हीं फंक्शंस को देखते हैं। ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इसको आप बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आप मान के चलो यही है आपके RRB JEE एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मीन्स दूसरी भी चीज़ें हैं लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो आप, पहला फंक्शन स्ट्रिंग रिलेटेड क्या है? वही string.h का यूज़ करने के बाद है ना, string.h को इंक्लूड करने के बाद पहला फंक्शन जो आपको मिलेगा वो है स्ट्रिंग लेन, strlen। नाम आपको याद रखना है सेम हु बहू, जो कैरेक्टर लिखे वैसे ही। और ये चूंकि फंक्शन है तो ये इसमें इनबिल्ट है, मतलब ये तो रहेगा ही। ठीक है, पैरेंथेसिस क्या करता है? ये एक किसी स्ट्रिंग का लेंथ रिटर्न करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, एग्जांपल देखो, स्ट्रिंग लेंथ हेलो, ये हेलो एक क्या स्ट्रिंग है, इसका बेस में कितने कैरेक्टर हैं? 1 2 3 4 5, जबकि एक्चुअली में जब ये स्टोर हुआ होगा तो इसके बाद एक नल कैरेक्टर भी रहा होगा, एंड कैरेक्टर, एंडिंग कैरेक्टर, तो ये 6 होगा, बट एक्चुअल में कैरेक्टर्स जो सिग्निफिकेंट है वो कितने? 5। ठीक है, ये हम देख भी चुके हैं अभी एग्जाम्पल। नेक्स्ट फंक्शन देखो आप, स्ट्रिंग कॉपी, स्ट्रिंग str स्ट्रिंग का है और cpy कॉपी का शॉर्ट फॉर्म है। ये क्या करता है? डेस्टिनेशन जो आपको, मतलब इसमें एक स्ट्रिंग वेरिएबल है आपके पास ऑलरेडी, ये डेस्ट उस वेरिएबल का नाम है। ध्यान देखो यहाँ पर डबल कोट्स नहीं है, मतलब ये वेरिएबल का नाम है। डेस्टिनेशन नाम का एक कोई वेरिएबल आपने ऐसे डिक्लेयर किया होगा, कैर डेस्ट ऐसे 10, मान लो 10 कैरेक्टर स्टोर करने के लिए आपने कोई स्ट्रिंग वेरिएबल बना लिया। ठीक है, तो इसमें अब आप इस स्ट्रिंग को क्या करना चाहते हो? कॉपी करना चाहते हो, तो ये स्ट्रिंग कॉपी काम आएगा। क्या करेगा? इस स्ट्रिंग को इसमें कॉपी कर देगा जाके, मतलब इस डेस्ट में इस तरीके से कुछ हो जाएगा, डेस्ट इक्वल टू हो जाएगा ये वाला हेलो। समझ रहे हो बात? तो कॉपीज वन स्ट्रिंग इनटू अनदर। समझ में आ गई बात? तो जो पहला पैरामीटर होगा, हमने फंक्शन के डेफिनेशन के समय भी देखा था कि इसमें जो पैरेंथेसिस होता है इसके अंदर हम पैरामीटर्स डिफाइन करते हैं, जो वैल्यूज हम पास कर रहे हैं फंक्शन में। ठीक है, तो जो फर्स्ट पैरामीटर होता है स्ट्रिंग कॉपी का, वो होता है डेस्टिनेशन, जहां कॉपी होने वाला है, और दूसरा होता है वैल्यू, जो कॉपी होने वाला है। इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है कि स्ट्रिंग कॉपी क्या करता है? डेस्टिनेशन में जो पहले से स्टोर्ड होगा उसको डिलीट कर देगा, उसके ऊपर ये ओवरराइट हो जाएगी। हेलो जो आप कॉपी कर रहे हो ये ओवरराइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओवरराइट। समझ गए बात? ये आपको ध्यान में रखना होगा। कॉपी क्या करता है? ओवरराइट कर देता है डेस्टिनेशन के वैल्यूज को, जो भी यहाँ होगा वो वहाँ ओवरराइट हो जाएगा। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि जो आप कॉपी करने वाले हैं, मान लो आपने डेस्ट बनाया 3 साइज का। ठीक है, ये डिक्लेयर कर लिया आपने, और इस हेलो को इसमें कॉपी करने की कोशिश करो। हेलो में कितने कैरेक्टर? 3 2 5, और एक एक्स्ट्रा नल कैरेक्टर रहेगा 6, तो एटलीस्ट 6 तो चाहिए आपको। आपका डेस्टिनेशन 3 ही साइज का है ना, तो ये क्या देगा? ये कंपाइल टाइम एरर या रन टाइम एरर देगा, ये आपको ये कॉपी होगा ही नहीं। समझ गए बात? एरर देने लगेगा। क्लियर है? तो आपको एटलीस्ट इसको कॉपी करने के लिए आपका साइज डेस्टिनेशन का ऑलवेज 6 तो होना ही चाहिए, एक ज़्यादा। किससे? जो साइज कॉपी कर रहे हो उससे एटलीस्ट एक ज़्यादा होना चाहिए नल कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए। ठीक है,
अब देखो आप स्ट्रिंग एन कॉपी, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इससे क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आप देखोगे तो। स्ट्रिंग एन कॉपी, ये स्ट्रिंग कॉपी जैसा ही है, बस इसमें एन डिनोट करता है, एन मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। देखो आप सेम है, केवल एन, उसमें क्या था पूरा स्ट्रिंग ही कॉपी हो रहा था, इसमें एन कैरेक्टर्स ही कॉपी होंगे बिगिनिंग फ्रॉम स्टार्ट, ठीक है। जैसे देखो स्ट्रिंग एन कॉपी डेस्ट हेलो 3, तो डेस्टिनेशन वही डेस्टिनेशन वेरिएबल, उसमें ये हेलो को कॉपी करना है, लेकिन यहाँ पर एक थर्ड पैरामीटर आ गया 3 जो कि n को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब केवल 3 ही कैरेक्टर कॉपी करने हैं, और 3 कैरेक्टर कहाँ से, स्टार्टिंग से, तो HEL ये 3 कैरेक्टर को कॉपी कर दिया जाएगा कहाँ पे, इस डेस्टिनेशन वेरिएबल में, ठीक है। देखो केवल हेल को कॉपी करेगा, केवल उतने ही कैरेक्टर कॉपी करेगा और ओवरराइट करेगा, इसमें जो पहले से स्टोर हुआ रहेगा उसको डिलीट कर देगा, केवल ये चला जाएगा उसमें। क्लियर है बात, आपको समझ में आई। अब नेक्स्ट फंक्शन हम देखते हैं स्ट्रिंग कैट। ये जो कैट है ये कॉनकैटिनेशन का कैट है, कॉनकैटिनेशन ये एक वर्ड है, कॉनकैटिनेशन का मतलब होता है दो चीजों को जोड़ना। तो स्ट्रिंग कॉपी जैसा ही है ये, बट इसमें फर्क क्या होता है कि स्ट्रिंग कॉपी में क्या होता था, डेटा ओवरराइट हो जा रहा था, है ना, पूरा वहां का पहले जो डेस्टिनेशन में जो डेटा था वो डिलीट होता था, फिर ये डेटा कॉपी होता था। लेकिन अगर ऐसी जरूरत है कि पहले वाला भी डेटा रहे, उसके बाद में ये डेटा अपेंड हो जाए, मतलब उसके बाद में ये जाकर जुड़ जाए, तो उसमें हम क्या यूज करेंगे, कॉनकैटिनेशन, स्ट्रिंग कैट फंक्शन। देखो स्ट्रिंग कैट क्या करता है, अपेंड, अपेंड का मतलब होता है पहले से कुछ डेटा है उसके बाद में इस डेटा को जाकर जोड़ देना, अपेंड कर देना, जोड़ देना। तो स्ट्रिंग कैट डेस्टिनेशन आपका जो है क्या है, पहले से कोई वेरिएबल है उसमें आपने ये वर्ल्ड नाम का स्ट्रिंग जोड़ा या अपेंड किया या कॉनकैटिनेट किया, तो क्या करेगा, डेस्टिनेशन मान लो आपका जो डेस्टिनेशन था उसमें पहले से स्टोर था हेलो, ठीक है। तो अब स्ट्रिंग कैट आपने कॉल किया तो क्या होगा, ये वर्ल्ड जाकर उसमें जुड़ जाएगा, अब यानी कि अब ये कैसा हो जाएगा, हेलो वर्ल्ड, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। जाहिर सी बात है डेस्टिनेशन में इनफ मेमोरी होना चाहिए, इनफ साइज होना चाहिए, तभी ये होगा, बट अगर है तो ऐसा जाकर जुड़ जाएगा। और आप ध्यान रखना कि इस वर्ल्ड को जुड़ने से पहले स्पेस नहीं है, क्योंकि स्ट्रिंग कॉनकैटिनेशन फंक्शन अपने आप कुछ नहीं करेगा, आपको बताना पड़ेगा कि यहां पर स्पेस लेना है, पहले ही आपको ऐसे बताना पड़ेगा वर्ल्ड। देखो मैंने एक स्पेस का एरिया छोड़ दिया, तो अब ये जब जाएगा तो यहां पर एक स्पेस बना लेगा, ठीक है, अपने आप वो स्पेस नहीं ऐड करेगा, तो ये कॉनकैटिनेशन हो गया। फिर वही देखो स्ट्रिंग एन कॉनकैट या एन कैट, कैट है ना, ये थोड़ा नाम याद, कॉनकैटिनेशन का कैट यूज किया गया है। तो एन कैट मतलब फिर वही बात है, केवल एन कैरेक्टर्स ही कॉनकैटिनेट होंगे, इसमें एक थर्ड पैरामीटर आ गया 3, तो केवल शुरू से 3 कैरेक्टर जैसे ओ आर ही अपेंड होगा या कॉनकैटिनेट होगा इस वाले स्ट्रिंग में। क्लियर है। नेक्स्ट क्या फंक्शन है, स्ट्रिंग कंपेयर, strcmp, कंपेयर का शॉर्ट फॉर्म है। तो ये क्या करेगा, दो स्ट्रिंग को कंपेयर करेगा। देखो एबीसी एबीसी, अगर ये इक्वल है तो 0 देगा, अगर पहला वाला ग्रेटर है तो 1 देगा, अगर पहला वाला लोअर है स्मॉलर है तो -1 देगा। 3 वैल्यूज ये देगा, 0 1 -1। अगर इक्वल है तो 0, दोनों स्ट्रिंग अगर इक्वल है तो 0, अगर पहला वाला ग्रेटर है बड़ा है तो 1, अगर पहला वाला छोटा है तो -1। अब ये बड़ा छोटा कैसे डिफाइन होता है, इसकी s की वैल्यू से, ठीक है, ये कंपेयर करता है पहले वाले की s की वैल्यू से पहले वाले की s की वैल्यू। अगर ये बड़ा है यहीं पर तो बस फाइनल हो गया कि ये बड़ा है, ये वाला जो स्ट्रिंग है ये बड़ा है तो 1 आ जाएगा, ठीक है। नहीं अगर इक्वल है तो ये दूसरे कैरेक्टर के फिर s की वैल्यूज को चेक करेगा, फिर तीसरे के, इस तरीके से बढ़ता जाएगा जब तक वो डिफाइन ना कर ले कि इक्वल है या बड़ा है या छोटा है, ठीक है। देखो स्ट्रिंग एन कंपेयर, अब इसमें क्या हुआ, हम केवल n कैरेक्टर्स को ही कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर अप टू n कैरेक्टर्स, पूरे स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर को कंपेयर ना करके केवल 2 कैरेक्टर्स को कंपेयर कर रहे हैं, जैसे एबीसी एबीडी। तो हमारे लिए केवल इंपॉर्टेंट है कि शुरू के 2 कैरेक्टर सेम हैं या नहीं, तो हम कंपेयर कर रहे हैं, उसमें हमने क्या n कंपेयर यूज किया, स्ट्रिंग कंपेयर यूज नहीं किया जिसमें पूरे स्ट्रिंग कंपेयर होगा, n कंपेयर। तो इसमें केवल ये 2 कैरेक्टर तक कंपेयर करेगा, a से a को कंपेयर किया, b से b को, अगर दोनों सेम है तो रिटर्न 0। फिर वही बात, अगर ये क्या होता, अगर ये वाला इसके दो मतलब 2 कैरेक्टर्स तक इसमें बड़ा होता तो ये 1 देता, अगर ये इसके 2 कैरेक्टर्स तक ये छोटा होता तो ये -1 देता। सेम बात, बस ये क्या करेगा, अब केवल 2 ही कैरेक्टर्स तक कंपेयर करके छोड़ देगा। क्लियर है। नेक्स्ट फंक्शन है स्ट्रिंग कैर, CHR। तो क्या करता है, किसी कैरेक्टर के फर्स्ट ऑकरेंस को ये फाइंड आउट करता है। जैसे स्ट्रिंग कैर, आप ढूंढ रहे हो कि ये वाला कैरेक्टर, कैर मतलब एक कैरेक्टर इस वाले स्ट्रिंग में है या नहीं है। तो देखो ये है ना, सेकेंड लोकेशन पे इंडेक्स 1 पे है, तो क्या करेगा, ये इंडेक्स आपको देगा 1, यानी कि ये 1 नंबर लोकेशन पे है,
ठीक है। लेकिन अगर ये क्या देगा, अगर ये कुछ नहीं दे रहा है, मतलब नल यहां से आएगा, रिटर्न में नल आए, तो मतलब ये ई इसमें नहीं पाया गया। समझ गया आप बात? तो स्ट्रिंग कैर क्या करता है, किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग में ढूंढता है, और जब जैसे ही वो उसको मिल जाता है, फर्स्ट ऑकरेंस ओनली है ना, अगर ये मान लो ई 4 बार आया है तो उसको 4 बार से मतलब नहीं है, पहली बार कब आया इंडेक्स 0 से लेकर, तो जिस लोकेशन पर ये मिलेगा वो इंडेक्स लौट आएगा, रिटर्न करेगा ये फंक्शन। तो हमें बता देगा कि 1 नंबर लोकेशन पे, यानी कि 1 नंबर इंडेक्स पर ये ई है, मिल गया हमें, ठीक है। और अगर ये नल दे, इसका मतलब नल आउटपुट करे, मतलब ये ई मुझे नहीं मिला इसमें। क्लियर है? अब आप देखो स्ट्रिंग आर कैर, स्ट्रिंग आर कैर मतलब रिवर्स कैर। ये क्या करता है, लास्ट अकरेंस, मतलब ये एल को ढूंढेगा इस साइड से, पीछे से। पहले क्या हो रहा था, स्ट्रिंग कैर में कैरेक्टर को ही ढूंढ रहा था लेकिन फॉरवर्ड डायरेक्शन में, अब ये बैकवर्ड डायरेक्शन से ढूंढेगा, सेम काम करेगा, ठीक है। एल को इधर से ढूंढेगा, ठीक है, तो इधर से मिलेगा तो ये उसका लोकेशन दे देगा आपको। क्लियर है? यानी कि कहने का मतलब है कि ये लास्ट एल मिलेगा इसको। देखो इधर से पहला एल मिलेगा ना, अगर ये इधर से ढूंढता तो ये इसको ये वाला एल मिलता, इसका इंडेक्स मिलता हमें। लेकिन जब ये आर कैर यूज करोगे आप, तो ये पीछे से, मतलब लास्ट ऑकरेंस ऑफ अ कैरेक्टर मिलेगा आपको, लास्ट ऑकरेंस। और स्ट्रिंग कैर से क्या मिल रहा था, फर्स्ट ऑकरेंस। देखो आप स्ट्रिंग स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग कैर जैसा ही है, उसमें हम एक कैरेक्टर, किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को सर्च कर रहे थे, इसमें हम पूरा स्ट्रिंग को सर्च कर रहे हैं। यानी कि एक पूरा छोटा सा सब स्ट्रिंग कोई ले लिया हमने और उसको पूरे बड़े स्ट्रिंग में हम सर्च कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। तो मान लो एक बड़ा सा स्ट्रिंग है हेलो वर्ल्ड, इससे भी बड़ा हो सकता है, हेलो वर्ल्ड वी आर गोइंग दिस, वी आर डूइंग दिस दैट, कुछ भी। और उसके अंदर हम कोई पर्टिकुलर वर्ड को, एक स्ट्रिंग को, इसके पहले हम क्या कर रहे थे, कैरेक्टर को ढूंढ रहे थे, ए को, एल को, है ना। लेकिन अभी हम एक पूरा स्ट्रिंग को ही ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये होगा स्ट्रिंग स्ट्रिंग फंक्शन से। तो इसमें सेम वही बात है, पॉइंटर, जैसे ही वर्ल्ड इसको मिलेगा इधर से सर्च होगा ये, और वर्ल्ड का जो लोकेशन जहां पे वर्ल्ड मिला, तो इस W का क्या होगा, पॉइंटर हमें मिल जाएगा। पॉइंटर मीन्स लोकेशन मिल जाएगा। तो 3 2 5 6 7 है ना, तो 6 मिल जाएगा, 6 नंबर लोकेशन मिलेगा कि 6 नंबर इंडेक्स पर वर्ल्ड स्टोर्ड है इस स्ट्रिंग में। क्लियर है? स्ट्रिंग टीओके, टीओके क्या करता है, स्ट्रिंग को टोकन्स में बदल देता है, टोकन्स में, ठीक है। जैसे देखो मान लो आपके पास एक स्ट्रिंग है, देखो इसमें कॉमा भी एज अ कैरेक्टर यूज हुआ है, और आप चाहते हो कि क्या करें, हम इस पूरे स्ट्रिंग को जहां जहां कॉमा है वहां से इसको बांट दें, जैसे ए अलग हो जाए, बी अलग हो जाए, सी अलग हो जाए, मतलब जहां जहां कॉमा आ रहा है वहां से ये डिवाइडेड हो जाए, ए बी सी ऐसे अलग हो जाए। तो आप क्या कर सकते हो, देखो ये आपने स्ट्रिंग दिया, ठीक है, उसके बाद ये कॉमा दूसरा पैरामीटर, आपने यहां पर वो कैरेक्टर डिफाइन किया जिसके थ्रू, मतलब जिसके रेस्पेक्ट में आप इसको स्प्लिट करना चाहते हो, इस स्ट्रिंग को तोड़ना चाहते हो। तो जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा तो क्या करेगा, इस पूरे स्ट्रिंग को तोड़ देगा 3 पार्टों में, ए बी और सी, 3 चीजें रिटर्न करेगा। समझ रहे हो आप बात? क्योंकि 3 जगह, 2 जगह कॉमा है और 2 ये स्प्लिट हो गया, यहां से ए अलग हो गया, फिर बी अलग हो गया, फिर सी अलग हो गया। तो ये स्प्लिट करने के लिए टोकन्स, याद रखना टीओके मतलब टोकन्स, टोकन्स मतलब छोटे पार्ट। तो आप जो कैरेक्टर दोगे उस कैरेक्टर के रेस्पेक्ट में उसको तोड़ देगा, टोकन्स में बदल देगा, टोकन्स मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देगा, ये स्ट्रिंग टीओके फंक्शन। क्लियर है बात? आपको समझ में आई? ध्यान रखना इसमें से ये कैरेक्टर रिटर्न नहीं होगा, खाली इस कैरेक्टर को छोड़ के जहां जहां कैरेक्टर आया वहां से स्ट्रिंग्स आपके टुकड़ों में बदल जाएंगे, जैसे ऐसे रहता है ए बी बी सी डी ई। तो यहां पे 3 पार्ट मिलते हैं, ए बी मिलता पहला पार्ट, दूसरा बी सी मिलता, तीसरा डी। समझ गया बात? अब हम देखते हैं str span फंक्शन। str span फंक्शन, स्पैन SPN है ना, स्पैन का शॉर्ट फॉर्म है। स्पैन फंक्शन क्या करता है, ये 2 आर्गुमेंट, 2 पैरामीटर्स लेता है। ये मेन स्ट्रिंग है और ये स्ट्रिंग है जो आप इसके थ्रू सर्च करना चाह रहे हो कुछ, ठीक है। देखो क्या करता है, प्रीफिक्स सर्च करता है, लेंथ ऑफ प्रीफिक्स फाइंड आउट करता है। ये क्या करेगा, ये इस स्ट्रिंग में सर्च करेगा कि इस स्ट्रिंग में गिवन कोई भी एक कैरेक्टर जब तक आना बंद ना हो जाए। समझ रहे हो आप बात? जैसे ही इसमें से कोई भी एक स्ट्रिंग यहां नहीं प्रेजेंट होगा, मतलब यहां से शुरू करेगा 0 से और देखेगा कि क्या ये कैरेक्टर इसमें है कहीं, हाँ ए है, ठीक है, तो आगे बढ़ेगा। क्या ये कैरेक्टर इसमें है कहीं, हाँ है, फिर ये देखेगा क्या ये कैरेक्टर इसमें कहीं है, हाँ है, सी है ना। फिर इसके बाद देखेगा डी, क्या ये कैरेक्टर इसमें कहीं है, नहीं, तो यहीं पर वो रुक जाएगा और ये वाला यानी कि 0 1 2 3 आउटपुट दे देगा। समझ रहे हो आप बात? मतलब प्रीफिक्स फाइंड आउट करता है ये किसी स्ट्रिंग का जो कि इस वाले स्ट्रिंग में गिवन हो। इस स्ट्रिंग का कोई भी एक कैरेक्टर जब तक आता रहेगा शुरू से, तब तक
वो रन करता रहे, मतलब तब तक वो सर्च करता रहेगा। जैसे ही इसमें से कोई भी एक कैरेक्टर यहाँ नहीं मिला उसको, बस वो वाला जो पॉइंटर है या वो वाला जो इंडेक्स है वो आउटपुट में दे देगा। यानी कि कुल मिला के ये प्रीफिक्स, ऐसा प्रीफिक्स देगा जिसमें कहीं ना कहीं इसमें के कैरेक्टर्स आए हुए हैं। क्लियर है? अब इसी का एक रिवर्स है स्ट्रिंग सी स्पैन। बहुत ही ध्यान से इन फंक्शंस को देखना आप, क्योंकि इससे क्वेश्चन आने हैं, एकदम जरूर से जरूर आएंगे। स्ट्रिंग सी स्पैन, ये जो सी है ये क्या करता है, कहने का मतलब अभी आप क्या चेक कर रहे थे, आप चेक कर रहे थे कि क्या यहाँ जो ABCD गिवन था कि A है, B है, C। अब आपको क्या देखना है कि जब तक ये नहीं हो, समझ में आ रही बात, इस स्ट्रिंग में से जब तक नहीं हो, ठीक है। इसको सी का यहाँ मतलब है काउंटर, काउंटर का मतलब होता है अपोजिट, ठीक है ना। तो वो जो सी स्ट्रिंग स्पैन था उसका काउंटर वर्क करेगा। ये काउंटर मतलब पहले आप चेक कर रहे थे कि इसमें के कैरेक्टर होने चाहिए, अभी आप चेक करो कि इसमें के कैरेक्टर नहीं होने चाहिए। जैसे पहला कैरेक्टर आपने देखा A, क्या ये इसमें है? नहीं है ना, तो ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देखो इसके पहले स्ट्रिंग स्पैन में क्या था, जैसे ही नहीं मिलता हम यही वाला आउटपुट दे देते हैं, यही 0, राइट। बट अभी हम क्या देख रहे हैं, नहीं होना चाहिए। फिर देख रहे हैं B, क्या B इसमें है? नहीं है ना, दैट्स ओके। फिर हम नेक्स्ट चलेंगे, क्या C इसमें है? नहीं है ना, दैट्स ओके। D देखेंगे, D इसमें है, मिल गया तो ये 3 इसका आउटपुट देंगे। जैसे ही मिला वैसे ही आउटपुट दे देंगे। जबकि स्ट्रिंग स्पैन में क्या होता है, वो वाला इंडेक्स आउटपुट में देंगे एक्चुअली। जबकि स्ट्रिंग स्पैन में क्या हो रहा था कि जब तक ये ना मिले तब तक सर्च करते जाएंगे। क्लियर है बात, समझ में आ गई आपको? ये बहुत ध्यान से आप इसको ध्यान में रखना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट हमारा फंक्शन है मेम सेट। मेम मतलब मेमोरी, सेट मतलब सेट करना। तो ये भी एक फंक्शन है, ठीक है, स्ट्रिंग रिलेटेड फंक्शन, स्ट्रिंग लाइब्रेरी में ही है ये फंक्शन। ये क्या करता है, ब्लॉक ऑफ मेमोरी को किसी पर्टिकुलर वैल्यू से सेट कर देता है। जैसे आपने एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया, स्ट्रिंग, इसकी कुछ साइज होगी, इसमें आपने इसके 5 बाइट को, शुरू के 5 बाइट को आपने क्या किया, इस एक कैरेक्टर से फिल करना चाहते हैं, सेट करना चाहते हैं उसमें ये एक कैरेक्टर, ठीक है। तो क्या करेगा ये मेम सेट, क्या करेगा, इस स्ट्रिंग के शुरू के 5 मेमोरी लोकेशंस पे ये ए को सेट कर देगा, यानी कि स्टोर कर देगा, ठीक है। मेम वाले जितने भी फंक्शंस होंगे वो डायरेक्ट मेमोरी लोकेशन पे काम करेंगे, उनका स्ट्रिंग से कोई लेना देना नहीं, उनका किस तरीके का एरे है उससे कोई लेना देना नहीं, वो डायरेक्ट मेमोरी पे काम करते हैं, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट है मेम कॉपी। तो मेम कॉपी जो फंक्शन है, आपको नाम से ही समझ में आएगा, मेमोरी कॉपी। ये स्ट्रिंग कॉपी जैसा ही है, बस इसमें मेमोरी लेवल पे कॉपी होगी। ये और लोअर लेवल का, लोअर लेवल मतलब हार्डवेयर लेवल का फंक्शन है। मेमोरी से ही डायरेक्ट कॉपी हो जाएगा, इसमें स्ट्रिंग में क्या स्टोर्ड है और हमारे सॉफ्टवेयर मीन्स हमारे प्रोग्राम तक आने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मेमोरी टू मेमोरी कॉपी होगा। तो ये डेस्टिनेशन हमारा है, ये सोर्स है, 2 स्ट्रिंग है, ये डेस्टिनेशन स्ट्रिंग, ये सोर्स स्ट्रिंग, और ये 5 मतलब शुरू के 5 लोकेशंस को मुझे कॉपी करना है। तो इस सोर्स के 5 बाइट्स को, शुरू के 5 बाइट को डेस्टिनेशन में कॉपी कर देगा, ये मेमोरी, डायरेक्ट मेमोरी लेवल पे कॉपी कर देगा। क्लियर है? इसके मेन डेफिनेशंस याद रखना आप, है ना। मेम कंपेयर, ये क्या करेगा, मेमोरी लेवल पे कंपेयर करेगा। आपने स्ट्रिंग कंपेयर पढ़ा था, स्ट्रिंग सीएमपी, नाम बहुत ध्यान से याद रखना, सीएमपी यूज हुआ है कि सीओएमपी यूज हुआ है ना, एसटीआर यूज हुआ है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन बनेंगे। तो मेम कंपेयर सीएमपी, इसमें क्या करेगा, 2 ब्लॉक्स ऑफ आपके पास मेमोरी है, देखो ये किस कहीं मेमोरी में स्टोर्ड है, ये कहीं मेमोरी में स्टोर्ड है, और आप उसको कंपेयर कर रहे हैं। और 3, ये जो थर्ड पैरामीटर ये क्या बता रहा है कि 3 ही बाइट तक आपको मैच कराना है, 3 ही बाइट तक, है ना। क्योंकि देखो ये C छोटा है ना, तो ये ग्रेट लेस देन माइनस मतलब ये -1 रिटर्न करेगा। समझ रहे हो, मैंने बताया था आपको, इक्वल हो तो 0, पहला वाला बड़ा हो तो 1, अगर पहला वाला छोटा है तो -1। तो ये छोटा है, मेमोरी लोकेशन पे ये कंपैरिजन हो रहा है, मेमोरी लेवल पे, और केवल 3 ही कैरेक्टर हम मैच करा रहे हैं, और रिटर्न चूंकि ये छोटा है पहला वाला तो -1 रिटर्न कर रहे हैं। मेमोरी मूव, ये बिल्कुल मेमोरी कॉपी जैसा ही फंक्शन है। इसमें क्या होता है, इसमें केवल हम मूव करते हैं। इस दोनों में फर्क केवल इतना है कि जो मेमोरी कॉपी करते हैं, मान लो हम एक डेस्टिनेशन में क्या कर रहे हैं, सोर्स से कॉपी कर रहे हैं, मान लो मेमोरी कॉपी, और कई क्या होता है कि डेस्टिनेशन और जो सोर्स है उसका कहीं ना कहीं मेमोरी ब्लॉक ओवरलैप कर रहे हैं। इस केस में क्या होगा, मेमोरी कॉपी जो है वो अनडिजायर्ड आउटपुट देगा। आप समझ मतलब हम उसको पहले ही नहीं समझ सकते कि क्या आउटपुट आने वाला है, आउटपुट कुछ भी हो सकता है, उसमें रॉन्ग हो सकती है आपकी आउटपुट। लेकिन ऐसे केस के लिए, ओवरलैपिंग मेमोरी एरिया के लिए सेफ होता है कौन, मेमोरी मूव। तो ये काम सेम करता है मेमोरी कॉपी वाला, बट ओवरलैपिंग वाले सिनारियो में ये सेफ फंक्शन है, ये उसका ध्यान रखता है, ठीक है। तो ये मेम मूव भी क्या करेगा, सोर्स से डेस्टिनेशन में डाटा को मूव करेगा मेमोरी लेवल पे, ठीक है। ये 5 बाइट को
सेफली कॉपी करेगा। सेफली मतलब ओवरलैपिंग मेमोरी एरिया को ध्यान में रखेगा, वहां पर अनडिजायर्ड आउटपुट नहीं आने देगा। क्लियर है? स्ट्रिंग रिवर्स नॉट स्टैंडर्ड मतलब मैक्स बहुत सारे कंपाइलर में आपको नहीं मिलेगा ये, लेकिन मैक्सिमम कॉमन कंपाइलर्स में आपको मिलेगा। ये क्या करता है? रिवर्स कर देता है, रिवर्स स्ट्रिंग को रिवर्स कर देगा। जैसे स्ट्रिंग रिवर्स आपने ये कॉल किया देखो, तो ये आउटपुट में क्या देगा, मतलब ये रिटर्न क्या करेगा, इसका रिवर्स। देखो जस्ट कैरेक्टर्स को, लास्ट कैरेक्टर को पहला बना देगा, फिर उसके बाद वाले को दूसरा, ऐसे 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 रिवर्स कर देगा। ठीक है, तो आप ये थोड़ा ध्यान रखना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रिंग से रिलेटेड फंक्शंस हमने देखे। मैंने इसका एग्जांपल रन करा के नहीं देखा, वो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। आप ऐसे डेफिनेशंस को याद रखिए, वो क्या करता है उस अपने दिमाग में रखिए। इससे एक क्वेश्चन आना तय है, एक या दो क्वेश्चन। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो एक छोटा सा वीडियो होगा, उसमें हम क्या देखेंगे, कुछ जो चीजें रह गई हैं सी की, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान देनी चाहिए, वो हम देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम बाकी की सारी चीजें जावा से रिलेटेड और डेटाबेस से रिलेटेड हम पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, इससे आपको सीखने को मिल रहा है और आपके प्रिपरेशन में इससे सहायता मिल रही है। तो पढ़ते रहिए, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।